लेकर 31 तक जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको बुलेट पॉइंट्स को समझेंगे दोस्तों। जो एग्जाम में आ चुके हैं सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो एग्जामिनेशन में आए हुए एग्जाम फोकस पॉइंट को कवर करेंगे, बुलेट पॉइंट समझाऊंगा, एमसीक्यूज करवाऊंगा, और उस पर दोस्तों कैसे याद रखा जाए उसको ये भी मैं रिपीट कर सकते बताऊंगा। तो दोस्तों करना क्या है, आपको चीजों को बार बार सुनना है, सुनने से आपके दिमाग में एकदम चीजें बैठ जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। कभी आपने सोचा है बिना माल देखे सिर्फ एक पेपर से आप गुड ट्रांसफर कर सकते हैं? तो आज हम समझेंगे डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स, जो बिजनेस वर्ल्ड में रियल पावर देता है। मतलब सिंपल है, यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो प्रूव करता है कि आपके पास गुड्स का कंट्रोल है। देखिए यहाँ पे लिखा है इन्होंने, प्रूफ ऑफ पोजीशन, या तो पोजीशन का यानी तो गुड्स का कंट्रोल, दो चीज दिखाता है, पोजीशन ऑफ गुड्स और कंट्रोल ऑफ गुड्स, समझे। और हाँ, इसका यूज होता है गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए या रिसीव करने के लिए, दोनों चीज लिखा है, ऑथराइज ट्रांसफर ऑफ गुड्स और रिसीट ऑफ गुड्स, राइट। स्पेशली जब डील चल रही होती है बायर और सेलर के बीच। तो एक तरफ मान लीजिए हमारा बायर है, दूसरी तरफ मान लीजिए हमारा सेलर है, और इन दोनों के बीच में मान लीजिए कोई डील चल रही है। तो बायर और सेलर के बीच में जब डील चल रही होती है, ठीक है, तो वहां पे हमारा ये डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स का बहुत काम आता है, गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए या रिसीव करने के लिए। यहाँ लिखा है ना, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड रिसीप्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। तो दोस्तों इसके की फीचर्स की बात कर लें तो यह डॉक्यूमेंट से आपको गुड्स पे राइट मिलता है। यहाँ पे लिखा है क्रिएट राइट। इस डॉक्यूमेंट से क्या मिलता है आपको? गुड्स पे राइट मिलता है। किस चीज का राइट मिलता है? इसको आप इंडोर्समेंट या डिलीवरी से ट्रांसफर कर सकते हैं। लिखा है यहाँ पे ट्रांसफरेबल बाय इंडोर्समेंट और डिलीवरी, यानी इसको आप इंडोर्समेंट या डिलीवरी से क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। जिस बंदे को यह मिलता है वो गुड्स पे अपना नाम रिसीव कर सकता है, ठीक है। तो ट्रांसफर कैन डिलीवरी इज ऑन राइट, यहाँ पे भी ये भी लिखा है इन्होंने। लेकिन ध्यान रहे यह फुल्ली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सिर्फ क्वाजी नेगोशिएबल है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है नॉट ट्रूली नेगोशिएबल, ओनली क्वाजी नेगोशिएबल, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, रेलवे रिसीट, वेयर हाउस सर्टिफिकेट, ये सब के सब रियल लाइफ एग्जाम्पल है। तो मैंने क्या बताया, इस डॉक्यूमेंट से आपको गुड्स पे राइट मिलता है, पहला पॉइंट। इसको आप इंडोर्समेंट या डिलीवरी से ट्रांसफर कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट। जिस बंदे से ये मिलता है वो गुड्स अपने नाम से रिसीव कर, वो गुड्स जो है अपने नाम से रिसीव कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे फुल्ली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्वाजी नेगोशिएबल है। एग्जाम्पल मैंने बताया बिल ऑफ लेडिंग, डॉक्यूमेंट वारंटी, रेलवे रिसीट, वेयर हाउस रिसीट, ये सब इसके एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है दोस्तों? डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स के एग्जाम्पल है। इसके मेरिट्स की बात कर ले तो मेरिट्स में दोस्तों इजी प्लेज और ट्रांसफर पॉसिबल होता है। यहाँ पे देखिए लिखा है इन्होंने, इजी प्लेज एंड ट्रांसफर इज पॉसिबल। और ऑनरशिप चेंज करने के लिए ज्यादा फॉर्मेलिटी भी नहीं होती है, बहुत कम फॉर्मेलिटी होती है ऑनरशिप चेंज करने के लिए, कोई ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप हो जाता है। लेकिन इसका डीमेरिट भी है। डीमेरिट क्या है? फेक डॉक्यूमेंट या फोर्जरी का रिस्क होता है। यहाँ पे देखिए फ्रॉड या फोर्जरी का रिस्क है, क्योंकि यह फुल्ली नेगोशिएबल नहीं है। डिफेक्टिव टाइटल ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि ये फुल्ली नेगोशिएबल नहीं है ना जी, तो जो आपका डिफेक्टिव टाइटल है वो क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है। और अगर वेंडर को पैसा नहीं मिले तो वो गुड्स को ट्रांजिट में भी रोक सकता है, ठीक है। तो ये सब इसके हमारे डिमेरिट्स हैं। तो फ्रॉड फोर्जरी का रिस्क है, फुल्ली नेगोशिएबल नहीं है, तो डिफेक्टिव टाइटल पास हो सकता है, और आपको कोई लॉ से आपको कोई इसमें सिक्योरिटी भी नहीं मिलने वाला है। और दोस्तों वेंडर अगर वेंडर को पैसा नहीं मिले तो गुड्स को ट्रांजिट में भी रोक सकता है। तो एग्जाम के लिए 3 फैक्ट को याद रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल के बारे में याद रखिएगा कि ये क्वाजी नेगोशिएबल है, फुल्ली नेगोशिएबल नहीं है। और दोस्तों एक और बात याद रखिएगा कि ट्रांसफर या तो इंडोर्समेंट से होगा या डिलीवरी से होगा, समझे। और दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, रेलवे रिसीट, ये सब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। ये 3 चीजों को ध्यान रखेंगे हम लोग। एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स, ठीक है, इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स नहीं है? तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर बिल लेडिंग है, डॉक वारंट है, नॉन ट्रांसफरेबल वेयर हाउस, एनडब्ल्यूआर, इसको बोलते हैं एनडब्ल्यूआर। एनडब्ल्यूआर नहीं है, वहां पे उसमें एक्ट होता है दोस्तों, इसके लिए एनडब्ल्यूआर के लिए एक एक्ट है जो कि इसको गवर्न करता है। और रेलवे रिसीट है, समझे। तो दोस्तों याद रखिएगा दो चीज मैंने आपको बताया कि टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट जो है इसमें आपको प्रूफ ऑफ कंट्रोल मिलता है, समझे, प्रूफ ऑफ कंट्रोल है, और प्लस ट्रांसफर करना इजी है, इजी ट्रांसफर है, समझे। लेकिन आप फ्रॉड के बारे में ध्यान रखिएगा, फ्रॉड से दूर रहिएगा। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है, एक कागज पे पूरा माल लीगली मूव हो रहा है, वही तो हो रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों याद रखिएगा नेचर कैसा है इसका? क्वाजी नेगोशिएबल है। ट्रांसफर कैसे होता है? इंडोर्समेंट या डिलीवरी से होता है। एग्जाम्पल मैंने बिल ऑफ लेडिंग बताया। रिस्क कौन सा रिस्क होता है इसमें? तो फ्रॉड और फोर्जरी का रिस्क होता है। वेंडर का राइट क्या है कि वो ट्रांजिट में स्टॉप कर सकता है। ये सब किसके बारे में बात हो रही है? डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स के बारे में बात हो रही है,
समझे, नेचर बताया आपको, ट्रांसफर बताया, एग्जाम्पल बताया, रिस्क बताया, वेंडर की क्या राइट है वो बताया। चलिए आगे बात करते हैं, हम लोग एलआईसी की बात करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के एडवांस के रिगार्डिंग। दोस्तों क्या आप जानते हैं एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं होता, बैंक लोन लेने का एक सॉलिड सिक्योरिटी टूल भी है। समझे, ये केवल एक प्रोटेक्शन नहीं है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, बैंक लोन लेने का एक सॉलिड सिक्योरिटी, इसको कह सकते हैं आप सॉलिड सिक्योरिटी टूल। समझे, तो आज समझते हैं एडवांस अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को सिंपल भाषा में। यहां पे देखिए लिखा गया है एडवांस अगेंस्ट एलआईसी। तो दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक एक्शनेबल क्लेम है। क्या है ये, एक्शनेबल क्लेम है, राइट। यानी पैसा मिलता है जब पॉलिसी मैच्योर होती है या इंश्योर्ड पर्सन की डेथ होती है, तो इसको कहा जाता है एक्शनेबल क्लेम। पैसा कब मिलता है, ठीक है, दो चीज यहां पे देखिएगा, पैसा कब मिलता है जब पॉलिसी मैच्योर होती है। यहां पे देखिए लिखा है कि जब भी हमारी पॉलिसी मैच्योर होगी तब आपको पैसा मिलेगा, और कब मिलेगा, या इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तब आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो दो केस में पैसा मिलता है, जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी या इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है। बैंक इस पॉलिसी को प्राइमरी वर्सेस कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इसको आप देखिए लिखा है ना, कैन बी यूज एज प्राइमरी और कैन बी यूज एज कोलेटरल सिक्योरिटी। मतलब यह एक ऐसी एसेट है जो इनकम का सोर्स भी है, सेविंग भी है, लोन फैसिलिटी भी देती है। देखिए लिखा है इन्होंने, ये जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, सोर्स ऑफ फैमिली इनकम, आइडियल सेविंग और लोन फैसिलिटी, तीनों चीज का आपको फायदा मिलता है हमारे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के माध्यम से। समझे, लिखा है यहाँ पे। और दोस्तों जब बैंक पॉलिसी का नाम असाइन करती है, राइट, असाइन होती है, तो बैंकर को मिलता है परफेक्ट टाइटल, असाइनमेंट टू बैंक दी परफेक्ट टाइटल, राइट। मतलब पॉलिसी से पैसा रिकवर करने का पूरा राइट मिलता है। एडवांटेज की बात करें, क्योंकि इसका आईआरडीए का रेगुलेशन है दोस्तों, के कारण हाईली रिलायबल है, असाइनमेंट सिंपल है, असाइनमेंट काफी ज्यादा सिक्योर है। और दोस्तों पॉलिसी पुरानी होती जाए तो सरेंडर वैल्यू बढ़ती जाती है, पॉलिसी पुरानी होगी तो सरेंडर वैल्यू बढ़ेगी, और अगर बोरोवर मर जाए तो पॉलिसी प्रोसीड से लोन रिपे हो जाता है। समझे, ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों डिसएडवांटेज भी देख लीजिए। डिसएडवांटेज क्या है कि प्रीमियम टाइम पे नहीं भरा तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। दूसरी बात है कि मिस स्टेटमेंट या गलत इंफॉर्मेशन से पॉलिसी वॉइड हो जाती है। तीसरी बात कि आपके पास बॉरोवर के पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। कुछ क्लाउज लाइबिलिटी लिमिट करते हैं, लिखा है ना, कुछ हमारे स्पेशल क्लाउज होते हैं जो कि इंश्योरर की लाइबिलिटी को लिमिट करते हैं, राइट। और डुप्लीकेट पॉलिसी का मिसयूज भी हो सकता है, रिस्क ऑफ डुप्लीकेट एंड मिसयूज पॉलिसी, ये सभी हमारे डिसएडवांटेज है। तो एग्जाम के लिए दो तीन फैक्ट को याद रखिए। पहला चीज याद रखिएगा दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक एक्शनेबल क्लेम है, असाइनमेंट से बैंकर को परफेक्ट टाइटल मिल जाता है, राइट, असाइनमेंट से बैंकर को परफेक्ट टाइटल मिल जाता है, और पॉलिसी यदि लैप्स हो जाए तो सिक्योरिटी आपकी खत्म हो जाएगी। तो एक वर्ड में बोले तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक सेफ और रियलाइजेबल सिक्योरिटी है, सेफ है और रियलाइजेबल सिक्योरिटी है। समझे, बस प्रीमियम टाइम पे भरो और ऑनेस्टली मेंटेन कीजिए, बस ये ध्यान रखना है। सवाल है, एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को कैसा क्लेम में क्लासिफाई करेंगे, कंटीजेंट क्लेम है क्या, नॉन नेगोशिएबल क्लेम है, या एक्शनेबल क्लेम है। कैसा क्लेम है, एक्शनेबल क्लेम है। दोस्तों कुछ की पॉइंट को समझ लीजिए। नेचर इसका एक्शनेबल क्लेम, असाइनमेंट परफेक्ट टाइटल होता है, बेनिफिट क्या है इसका, सरेंडर वैल्यू है, रिस्क इसमें पॉलिसी लैप्स होने का रिस्क है, और प्रिंसिपल क्या है, अटमोस्ट गुड फेथ। ये सबको याद रखिएगा। मैंने अभी आपको बताया की पॉइंट्स एलआईसी के बारे में कि इसमें दोस्तों बैंकर को परफेक्ट टाइटल कैसे मिलता है, क्योंकि पॉलिसी बैंक के नाम असाइन होती है तो बैंकर को परफेक्ट टाइटल मिलता है। यहां लिखा है असाइनमेंट एक परफेक्ट टाइटल तरीका है। फिर मैंने आपको यह भी बताया कि सरेंडर वैल्यू इसका बेनिफिट है। ठीक है, तो सरेंडर वैल्यू क्या बोला, पॉलिसी पुरानी होती जाए तो सरेंडर वैल्यू बढ़ती जाती है। और उसके बाद आपको बताया रिस्क, रिस्क क्या है, पॉलिसी लैप्स। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि बैंक इस पॉलिसी को प्राइमरी या कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में एक्सेप्ट करता है। और इसका रिस्क क्या बताया आपको कि बॉरोवर के पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है, कुछ क्लाउज लायबिलिटी लिमिट करते हैं, और डुप्लीकेट पॉलिसी का मिसयूज भी हो सकता है। ठीक है, प्लीज इसको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग एडवांस अगेंस्ट शेयर, डिवेंचर और बॉन्ड, इसके रिलेटेड क्या नियम है। तो दोस्तों चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और यदि आपको इस तरह पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो हमारा कैप्सूल कोर्स तैयार है, राइट। आपके एग्जाम फोकस्ड कंटेंट आपको मिलते हैं इसमें इस प्रकार के वीडियोस मिलते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का कंटेंट मिलता है, एमसी मॉक टेस्ट मिलते हैं, क्विजेस मिलते हैं, राइट, फॉर्मुला पीडीएफ मिलता है, केस स्टडीज का पीडीएफ मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ मिलता है, यानी हर एक वो चीज जिसके माध्यम से आपका लास्ट मोमेंट का प्रिपरेशन बहुत इफेक्टिव हो पाए वो मिलता है हमारे कैप्सूल कोर्स में। विशेष जानकारी के लिए इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारा है वो है कि बेसिकली
एक्शन एडवांस अगेंस्ट शेयर। तो इसको समझिए क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली सुनने में इजी लगता है, पर आरबीआई के रूल कहते हैं कि हैंडल विथ केयर। समझते हैं कि इसके क्या नियम है, क्या गाइडलाइंस है। देखिए, बैंक जब शेयर या बॉन्ड के अगेंस्ट लोन देती है ना, तो सिर्फ सिक्योरिटी देकर नहीं, पर्पज ऑफ एडवांस भी चेक करती है। तो बैंक क्या चेक करती है दोस्तों? बैंक चेक करती है कि पर्पज ऑफ एडवांस क्या है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एडवांस? दैट इज व्हाट द बैंक चेक, राइट। मतलब कि पैसा जेन्युइन बिजनेस की यूज के लिए ही होना चाहिए। पैसा जो है वो जेन्युइन बिजनेस यूज के लिए ही होना चाहिए। इसमें कुछ की गाइडलाइंस दिए गए हैं। बैंक पार्टली पेड शेयर के अगेंस्ट लोन नहीं देता, ये प्लीज याद रखिएगा। नो एडवांस अगेंस्ट पार्टली पेड शेयर। पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप फर्म को शेयर के अगेंस्ट लोन देना भी मना है, समझे। मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म है या कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ठीक है। यहां देखिए, नो लोन टू पार्टनरशिप एंड प्रोप्राइटरशिप फर्म अगेंस्ट शेयर। और अगर लोन 10 लाख से ज्यादा है तो शेयर बैंक के नाम पे ट्रांसफर या प्लेस करने पड़ते हैं। समझे बात को? तो शेयर मान लीजिए कि 10 लाख से ज्यादा का है, एडवांस मान लीजिए 10 लाख से ज्यादा का है, लोन जो हमने दिया है 10 लाख से ज्यादा का है, तो शेयर को जो है ना बैंक के नाम पे ट्रांसफर करना है और प्लेस करना है। तो ये नियम। और दोस्तों, आरबीआई ने बोला है कि यूनिफॉर्म मार्जिन 50% का लगेगा। यहां देखिए लिखा है कि 50% का मार्जिन मेंटेन रखो, और गारंटी के केस में कैश मार्जिन 25% चलेगा। और दोस्तों, बैंक को यह भी इंश्योर करना होता है कि कोई फेक या बेनामी शेयर यूज ना करे और कंट्रोल एक्वायर करने का मिसयूज ना हो, ये भी ध्यान रखना है। चलिए, तो प्रैक्टिकल चेक पॉइंट्स की बात करते हैं। प्रैक्टिकल चेक पॉइंट्स क्या है दोस्तों? कि सिक्योरिटी को हमेशा मार्केट वैल्यू पे वैल्यू करना है, ठीक है। सिक्योरिटी को दोस्तों हमेशा मार्केट वैल्यू पे वैल्यू करना, ये करना है, लिखा ना, वैल्यू सिक्योरिटी एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। और इशुइंग कंपनी की वर्थ और वर्किंग वेरीफाई कीजिए, और सब रिकॉर्ड अलग से मेंटेन कीजिए। जो हमारी इशुइंग कंपनी है, इनकी मार्केटेबिलिटी, नेटवर्थ, ये सब वेरीफाई कीजिए, ठीक है। तो एग्जाम के लिए 2-3 पॉइंट को याद रखेंगे दोस्तों। पहले पॉइंट याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म मार्जिन कितना है, 50% का मार्जिन है, यहाँ लिखा गया है, ठीक है। 50% का मार्जिन है। कोई पार्टली पेड या बेनामी शेयर अलॉट नहीं है। लोन 10 लाख के ऊपर है तो शेयर बैंक के नाम में होगा। इस फैक्ट को याद रखिएगा। यूनिफॉर्म मार्जिन कितना है? 50% का है। कोई कोई आधा पेड या बेनामी शेयर का बिल्कुल अलॉट नहीं किया गया है। 10 लाख के ऊपर का लोन यदि है, ठीक है, तो इसको क्या करना है, ये जो इसका जो शेयर रहेगा वो कहां रहेगा? बैंक के नाम में रहेगा, शेयर इन द नेम ऑफ द बैंक, समझे। तो शेयर के अगेंस्ट एडवांस सेफ है, बस आरबीआई का रूल फॉलो कीजिए, मार्जिन रखिए, रिकॉर्ड सेपरेट रखिए, और पर्पस चेक कीजिए। समझ में आ गया दोस्तों की पॉइंट्स? चलिए, एक सवाल है, व्हाट इज द यूनिफॉर्म मार्जिन प्रिस्क्राइब बाय आरबीआई ऑन द एडवांस अगेंस्ट शेयर? अभी मैंने बताया था 50% मार्जिन रखना है सभी शेयर बेस्ड एडवांस और आईपीओ फाइनेंसिंग के लिए। दोस्तों, मैंने क्या बताया आपको कि मार्जिन है कितना? 50%। रेस्ट्रिक्शन क्या है कि कोई पार्टली पेड शेयर नहीं होना चाहिए। 10 लाख के ऊपर का है तो बैंक को ट्रांसफर कर दीजिए। और फोकस क्या है कि फोकस कीजिए पर्पज, एडवांस के पर्पज पे। रिस्क कंट्रोल के लिए क्या है, फिर फेक और बेनामी चेक करना बहुत जरूरी है। तो हमने अभी बात की, वी आर टॉकिंग अबाउट यदि शेयर और डिवेंचर के अगेंस्ट लोन दिया जाए तो उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो मार्जिन का ध्यान रखना है, राइट। तो उसके बाद एडवांस सेफ है कि नहीं है, आरबीआई का रूल फॉलो कीजिए, मार्जिन चेक कीजिए कितना मार्जिन चाहिए। किस केस में लोन नहीं दे सकते हैं, ये सब याद रखना है दोस्तों। अगर आपके पास फिक्स डिपॉजिट है तो समझिए आपके पास एक हिडन लोन ऑप्शन भी है। आज हम बात करेंगे लोन अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट। एक सेफ और इजी बोरोइंग ट्रिक है जिससे पहले इसे पैसे मिलते हैं बिना एफडी तोड़े। तो बैंक अपने ही टर्म डिपॉजिट यानी कि एफडी, आरडी, सीडी के अगेंस्ट लोन या ओवरड्राफ्ट देता है, लेकिन प्लेज क्रिएट होती है, यानी कि एफडी रिसीट को सिक्योरिटी के रूप में रखा जाता है, इसलिए कहा जाता है प्लेज क्रिएट। यहां देखिए लिखा है ना, प्लेज क्रिएट होता है, यानी एफडी को सिक्योरिटी के रूप में रखा जाता है, समझे। तो यहाँ पे लोन अमाउंट जो मिल सकता है ना, वो डिपॉजिट वैल्यू का 90% तक आपको मिल सकता है। यानी मान लीजिए डिपॉजिट आपने 1 लाख तक किया है तो 90,000 तक का आपको लोन वैल्यू मिलेगा। और इंटरेस्ट लगता है एफडी का रेट प्लस 1 से 2% ज्यादा, समझे। जो आपका एफडी का डिपॉजिट रेट है उसमें 1-2% और जोड़ दीजिए, उतना इंटरेस्ट, उतना ब्याज देना पड़ता है। इसके कुछ की गाइडलाइंस है। अगर डिपॉजिट माइनर के नाम पे है तो लोन सिर्फ नेसेसिटी के लिए गार्जियन की अंडरटेकिंग से के साथ मिलता है।
माइनर का डिपॉजिट है तो केवल जरूरी देखकर लोन बैंक देती है, और वो भी गार्जियन के अंडरटेकिंग के साथ। एफडी रिसीट पर सब होल्डर की डिस्चार्ज सिग्नेचर होनी चाहिए, ठीक है, यानी जो हमारी एफडी रिसीट है, डिपॉजिट रिसीट है, वो ड्यूली डिस्चार्ज होने चाहिए सारे होल्डर के द्वारा। जितने भी होल्डर्स हैं एफडी के, सबके डिस्चार्ज सिग्नेचर होने चाहिए। बैंकर को लीन नोट करना होता है एफडी रजिस्टर में और रिसीट पर, ये जैसा ये लीन नंबर है। उसके बाद दोस्तों टैक्स सेविंग या कैपिटल गेन डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन अलाउड नहीं है। तो मान लीजिए कि कोई कैपिटल गेन या टैक्स सेविंग स्कीम है, उसके अगेंस्ट आप लोन नहीं ले सकते। मान लीजिए कि आपने एफडी में इन्वेस्ट किया जो कि टैक्स सेविंग वाला है या कैपिटल गेन वाला है, उसमें आप लोन नहीं ले सकते। और दोस्तों दूसरे बैंक के एफडी पे लोन नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि आप एसबीआई का एफडी है वो लेकर चले गए बैंक ऑफ इंडिया में, तो वहां पे आपको लोन नहीं मिलेगा, समझे। तो याद रखिएगा दोस्तों, मार्जिन कितना है, अप टू 90% ऑफ डिपॉजिट वैल्यू। इंटरेस्ट रेट जो है डिपॉजिट रेट से 1 से 2% ज्यादा है, और सिक्योरिटी का जो नेचर होता है वो प्लेज होता है, और लीन बैंक रिकॉर्ड में मेंशन करना जरूरी है। दोस्तों एक क्वेश्चन है, किस किस तरह का चार्ज क्रिएट होता है जब लोन टर्म डिपॉजिट के अगेंस्ट देते हैं, तो उस केस में हमारा पता है आपको, ये प्लेज क्रिएट होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दोस्तों कीवर्ड याद रखिएगा, फैसिलिटी का नाम क्या है, लोन या ओवरड्राफ्ट। सिक्योरिटी टाइप का क्या है, प्लेज। लोन लिमिट कितना है, 90%, अप टू 90%। इंटरेस्ट रेट कितना है, एफडी रेट से 1 से 2% ज्यादा। रजिस्ट्रेशन क्या है कि दूसरे बैंक के एफडी से आप लोन नहीं दे सकते, समझे, ये याद रखिएगा। तो फंड्स बस एफडी आपका पैसा सेफ भी रखता है और इमरजेंसी में इंस्टेंट लोन फैसिलिटी भी देता है, बिना एफडी थोड़े स्मार्ट तरीके से। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव लीन और राइट ऑफ सेट ऑफ। दोस्तों कभी आपने नेगेटिव लीन या राइट ऑफ सेट ऑफ सुना है? ये दोनों टर्म बैंक के हिडन पावर होते हैं, साइलेंट है और पावरफुल भी है। आज इन दोनों को समझते हैं सिंपल जुबान में। लेकिन दोस्तों नेगेटिव लीन क्या होता है कि यदि कोई फिजिकल चार्ज नहीं होता, दिस इज नॉट अ फिजिकल चार्ज, बोरोवर सिर्फ अंडरटेकिंग देता है कि वो अपनी एसेट पर बैंक की परमिशन के बिना कोई चार्ज क्रिएट नहीं करेगा। मतलब नेगेटिव लीन क्या है कि बोरोवर का अंडरटेकिंग है, कोई फिजिकल चार्ज नहीं होता। ये बोरोवर का अंडरटेकिंग है कि वो अपनी एसेट पर बैंक की परमिशन के बिना कोई चार्ज क्रिएट नहीं करेगा। नॉट टू क्रिएट एनी चार्ज, वही लिखा है ना, नॉट टू क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट विदाउट बैंक परमिशन। मतलब एसेट बोरोवर के पास ही रहते हैं, बैंक के पास पोजीशन नहीं होता, पर कंट्रोल एश्योरेंस बैंक के पास होता है। देखिए पूछा जाएगा नेगेटिव लीन में एसेट किसके पास होता है, तो एसेट बोरोवर के पास ही रहता है, और जो चार्ज है यानी जो कंट्रोल है वो किसके पास रहता है दोस्तों, बैंक के पास रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लीन का कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं चाहिए, नो रजिस्ट्रेशन विद आरओसी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस लीन, राइट। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब बैंक को कंट्रोल चाहिए, एश्योरेंस का कंट्रोल चाहिए बिना फिजिकल पोजीशन का, तो ये सबसे बेस्ट तरह का लीन। एक होता है हमारा राइट ऑफ सेट ऑफ, यह बैंक का स्टैट्यूटरी राइट है, जिसमें वो कस्टमर के एक अकाउंट का बैलेंस दूसरे ड्यू अकाउंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता है। तो क्या बोलते हैं इसको, स्टैट्यूटरी राइट बोलते हैं। वो क्या करता है कि एक बैंक का वो करता है कि कस्टमर के एक अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्या करता है कि दूसरे अकाउंट के इसके अगेंस्ट एडजस्ट करता है, समझे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके एक अकाउंट में डिपॉजिट है और दूसरे में लोन ड्यू है, मान लीजिए कि आपका एक अकाउंट है जिसमें डिपॉजिट है और दूसरे में मान लीजिए कि लोन ड्यू है, समझे। तो बैंक दोनों रकम कंबाइन करके एडजस्ट कर सकता है। यह तब अप्लाई होता है जब सेम पर्सन या सेम एंटिटी दोनों अकाउंट होल्ड करती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका क्रेडिट बैलेंस को लोन ड्यू के अगेंस्ट एडजस्ट किया जाता है। ये कब अप्लाई होता है दोस्तों, जब सेम पर्सन या सेम एंटिटी दोनों अकाउंट होल्ड कर रही है। यदि मान लीजिए ये पर्सन P1 है, इसका लोन अकाउंट भी है, इसका डिपॉजिट अकाउंट भी है, तभी ये अप्लाई होता है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कुछ सिचुएशन से डेथ हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया, गार्निसी ऑर्डर हो गया, तो ये राइट अपने आप एक्टिव हो जाता है, समझे। तो ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया कि नेगेटिव लीन में कोई चार्ज नहीं लगता, केवल बोरोवर की अंडरटेकिंग होता है बोरोवर के द्वारा कि वो अपने एसेट को बिना बैंक की परमिशन का नहीं बेचेगा। और राइट ऑफ सेट ऑफ में क्या होता है कि एक स्टैट्यूटरी राइट है कि आप म्यूचुअल डेट को एडजस्ट कर सकते हैं। ये अप्लाई होता है जब सेम नाम सेम एंटिटी दोनों अकाउंट होल्ड करे, ये याद रखिएगा। तो देखिए यही तो फायदा है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में मतलब जो आपको याद रखना ही रखना है, सिंपल वर्ड में समझना। तो दोस्तों एक सवाल है कि नेगेटिव लीन में किसके साथ रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो मैंने आपको बताया है कि नेगेटिव लीन में रजिस्ट्रेशन चाहिए ही नहीं चाहिए, नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नो रजिस्ट्रेशन, समझे। तो कीवर्ड याद रखिए, नेगेटिव लीन में कोई चार्ज क्रिएट होता है क्या, बताइए। नेगेटिव लीन में कोई चार्ज क्रिएट होगा, नहीं, कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा, नो चार्ज इज क्रिएटेड इन द नेगेटिव लीन। रजिस्ट्रेशन चाहिए क्या, नेगेटिव लीन में नहीं चाहिए। सेट ऑफ कैसा राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है। कब ये एप्लीकेबल होता है, जब सेम नेम रहे, सेम एंटिटी रहे। ट्रिगर इवेंट क्या होती है, डेथ, इंसॉल्वेंसी या गार्निसी ऑर्डर। तो नेगेटिव लीन में कोई चार्ज चाहिए, नहीं चाहिए, नो चार्ज क्रिएटेड, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है नेगेटिव लीन में, नहीं रिक्वायरमेंट होती है, रजिस्ट्रेशन चाहिए ही नहीं, ठीक है। सेट ऑफ स्टैट्यूटरी राइट होता है।
कब एप्लीकेबल है, ट्रिगर इवेंट क्या, ये सब देख लीजिए। तो दोस्तों नेगेटिव लिंक देता है कंट्रोल एश्योरेंस और सेट ऑफ देता है एडजस्टमेंट पावर। दोनों मिलकर बैंक को प्रोटेक्ट करते हैं रिस्क और डिफॉल्ट से। तो बैंक के ऐसे पावरफुल और साइलेंट टूल जानना है तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं आपको यही चीज बेसिक बात में समझाता हूँ। दोस्तों अब हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द हाइपोथिकेशन, राइट। देखिए हाइपोथिकेशन क्या होता है कि आपके पास कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट में मूवेबल है या फ्यूचर में मूवेबल है, आप उस पर चार्ज क्रिएट कर सकते हैं बिना पोजीशन ट्रांसफर के। मतलब पोजीशन ट्रांसफर नहीं होगा, पोजीशन आपके पास ही रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई कार है वो आप ही चलाइएगा, लेकिन जो उसका चार्ज है ना वो बैंक के पास चला जाएगा। तो बोरोवर रिटेन गुड्स जो है बोरोवर के पास ही रहेगा, जिसने लोन लिया है, और एक तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए सिक्योरिटी का काम करता है। इसके अंदर दोस्तों फ्लोटिंग चार्जेस भी आते हैं, इसको हम लोग फिक्स चार्ज में क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, दैट अमाउंट। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि ऑनरशिप और पोजीशन बोरोवर के पास ही रहता है, मतलब केवल इक्विटेबल चार्ज क्रिएट होता है। और जैसे ही पोजीशन आप क्रेडिटर को दे दीजिएगा तो वो प्लेज बन जाता है। मतलब क्रेडिटर कौन है, जिसने उधार दिया। जैसे आपने पोजीशन क्रेडिटर को दे दिया तो क्या बन जाएगा दोस्तों, वो प्लेज बन जाएगा। और मॉर्गेज से क्या अंतर है, मॉर्गेज आपको पता होना चाहिए इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है, लेकिन ये हाइपोथिकेशन होता है मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, समझे। तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट का ट्रांसफर नहीं होता। और दोस्तों ये रेस्पेक्टेबल और रजिस्टर्ड कस्टमर के लिए एक तरह का फैसिलिटी है, समझे। तो याद रखिएगा कि रेस्पेक्टेबल और रजिस्टर्ड कस्टमर का बहुत सा फैसिलिटी है। और आरओसी सीआरसी का रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट होता है जब गुड्स आपका बदलता रहा है। जैसे मान लीजिए कि WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस है, शोरूम है, फैक्ट्रीज है, जब गुड्स चेंज हो रहा है तो वहां पे सबसे बेस्ट टूल है। लेकिन ड्रॉबैक क्या है दोस्तों कि गुड्स पे कोई कंट्रोल नहीं है, फ्रॉड होने का चांस है, ठीक है, क्योंकि बैंक का कंट्रोल नहीं रहता है गुड्स पे। और स्टॉक को बेचा भी जा सकता है, डाइवर्ट भी किया जा सकता है। डबल हाइपोथिकेशन भी पॉसिबल है। तो क्या पता चला कि आपने एक हाइपोथिकेशन पे गुड्स पे दूसरा दो हाइपोथिकेशन करवाए रखे हैं। रियलाइजेशन डिफिकल्ट होगा यदि बोरोवर डिफॉल्ट करे तो, और फ्लोटिंग चार्ज इनवैलिड हो जाएगा वाइंडिंग अप से पहले, ठीक है। ये सब ड्रॉबैक है। एक सवाल है कि तो देखिए हाइपोथिकेशन क्या होता है, बिना पोजीशन ये चार्ज क्रिएट करना, सार्फेसी एक्ट का सेक्शन नंबर 2। फ्लोटिंग चार्ज फिक्स हो जाता है क्रिस्टलाइजेशन पे। इसको मूवेबल फ्लक्चुएटिंग गुड्स के लिए यूज करते हैं। फ्लक्चुएटिंग गुड्स पे आपका वर्क इन प्रोग्रेस या इन्वेंट्री आता है, याद रहेगा। एक सवाल है हाइपोथिकेशन प्लेज से क्या अंतर है। देखिए हाइपोथिकेशन प्लेज में यह अंतर है कि प्लेज में जो क्रेडिटर होते हैं उनके पास पोजीशन होता है, और हाइपोथिकेशन में जो डेटर होते हैं उनके पास पोजीशन होता है। यह होता है हमारा सिंपल मॉर्गेज, राइट। तो समझते हैं इसको एकदम सिंपल शब्दों में। देखिए सिंपल मॉर्गेज में बोरोवर यानी कि मॉर्गेजर अपनी प्रॉपर्टी का पोजीशन ट्रांसफर नहीं करता, बस एक प्रॉमिस देता है कि वो लोन रिपे करेगा। अगर वो डिफॉल्ट करता है तो कोर्ट के जरिए प्रॉपर्टी बेचकर बैंक अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं, राइट, कर सकता है। यही चीज है। यदि डिफॉल्ट करेगा तो मॉर्गेजी कौन है, बैंक है। मॉर्गेजर कौन है, जो बोरोवर है वो मॉर्गेजर है। तो मॉर्गेजी जो है प्रॉपर्टी बेचकर कोर्ट की डिक्री से ड्यूज को रिकवर कर सकता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। मतलब की पॉइंट्स क्या है कि प्रॉपर्टी बोरोवर के पास ही रहती है, बैंक के पास सिर्फ लीगल राइट होता है। लिखा है ना, प्रॉपर्टी रिमेन विद द बोरोवर। बैंक के पास क्या होती है कि लीगल राइट होती है। और दूसरी बात दोस्तों कि सिर्फ कोर्ट डिक्री से होती है। प्रॉपर्टी सेल डायरेक्ट बैंक नहीं कर सकता, सिर्फ कोर्ट डिक्री से ही प्रॉपर्टी सेल होती है। कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ता है। अगर प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी फुल रिकवरी नहीं होती तो बोरोवर फिर भी लायबल होता है, यानी मॉर्गेजर फिर भी लायबल होता है, ठीक है। मान लीजिए ड्यूज है 30 लाख का और प्रॉपर्टी को बेच के 20 लाख मिला तो 10 लाख के लिए मॉर्गेजर अभी भी लायबल होगा। और हाँ, अगर अमाउंट 100 रुपया या उससे ज्यादा है तो फिर रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी है, रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही करवाना है, ठीक है। तो एग्जाम के लिए 2-3 फैक्ट को याद रखिएगा। सिंपल मॉर्गेज में कोई पोजीशन नहीं मिलता, पर्सनल लायबिलिटी होती है। मॉर्गेजर जो है सेल कर सकता है, कोर्ट डिग्री चाहिए, लिखा है ना, मॉर्गेजी कैन नॉट सेल डायरेक्टली, दे नीड कोर्ट डिग्री। और रजिस्ट्रेशन जरूरी है अगर लोन 100 रुपया से ज्यादा हो तो, समझे। तो दोस्तों एक सवाल है कि सिंपल मॉर्गेज में मॉर्गेजी ड्यू कैसे रिकवर करता है। पोजीशन डायरेक्टली लेता है, लीज करता है प्रॉपर्टी को कोर्ट डिग्री के माध्यम से, हाँ ये सही है। तो मॉर्गेज प्रॉपर्टी का जो सेल होता है वो केवल कोर्ट ऑर्डर से ही होता है, याद रखिएगा। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। तो की पॉइंट्स को याद रखिए। हम लोग बात कर रहे हैं मॉर्गेज की, कोई पोजीशन नहीं होता है डायरेक्ट मॉर्गेज, सिंपल मॉर्गेज में। कोर्ट सेल राइट को डिक्री कहते हैं। पर्सनल लायबिलिटी के लिए मॉर्गेजर बाउंड होता है। रजिस्ट्रेशन 100 रुपया के ऊपर के लिए मैंडेटरी होता है। लिमिटेशन पीरियड की बात कर ले, मतलब कहने का मतलब कि एक ट्रस्ट बेस्ड लीगल चार्ज लगता है, पोजीशन बोरोवर के पास ही होता है, लेकिन राइट ऑफ सेल कोर्ट के पास होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं लिमिटेशन पीरियड की। दोस्तों बैंकिंग और लॉ के दो खास कंसेप्ट हैं, लिमिटेशन पीरियड इन मॉर्गेज और राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। आइए दोनों को डिस्कस करते हैं, एग्जाम में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे।
तो जब किसी को मॉर्गेज पर पैसा देना है तो बैंक या लेंडर को फिक्स टाइम मिलता है कोर्ट जाने के लिए, समझे। तो किसी मॉर्गेज पर पैसा देना है, किसी को मॉर्गेज पर पैसा देना है तो बैंक या लेंडर को, बैंक 12 साल के अंदर कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है, जो कि कहा गया है आर्टिकल नंबर 62 में। कितना साल है बैंक के पास? 12 साल सूट फाइल करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात है फोरक्लोजर, यानी पूरी प्रॉपर्टी बैंक के नाम, इसको बोलते हैं फोरक्लोजर, मतलब पूरा का पूरा प्रॉपर्टी जो है बैंक के नाम हो जाएगा। ये 30 साल में पॉसिबल है, याद रखिएगा। दोनों 12 साल है सेल मतलब कोर्ट में जाने का, सूट फाइल करने का, और 30 साल है प्रॉपर्टी अपने नाम करने का। फिर है राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। अगर कस्टमर बैंक को पैसा देता है और उसके मल्टीपल अकाउंट हैं, मल्टीपल लोन अकाउंट हैं, तो वो बता सकता है कि यह पेमेंट किस लोन टाइप के लिए है। बैंक अगर उस इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट कर ले तो वो पैसा वहीं पे एडजस्ट करेगा। तो मतलब लिखा है ना, डेटर का मान लीजिए मल्टीपल डेप्ट है, तो वो कह सकता है कि ये जो पेमेंट हम दिए हैं ये किस पेमेंट के लिए है। तो क्रेडिटर एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट कर सकता है इस इंस्ट्रक्शन को। यदि एक्सेप्ट किया तो फंड को उसी पर्पज के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ, मैं समझाता हूं इसको। तो जैसे मान लीजिए कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने 15,000 रुपया डिपोजिट किया ताकि इलेक्ट्रिसिटी बिल का चेक क्लियर हो सके। बैंक ऐसे केस में पैसा दूसरे लोन को एडजस्ट नहीं कर सकता, चेक ऑनर करना ही पड़ेगा, समझे। यही चीज बताया जा रहा है। तो इसे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बिफोर मैच्योरिटी ऑफ एफडी राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन, आफ्टर मैच्योरिटी राइट ऑफ सेट ऑफ। तो यही चीज है। मान लीजिए कि एफडी के अगेंस्ट लोन लिया है, मैच्योरिटी से पहले राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन है, आफ्टर मैच्योरिटी इसको राइट ऑफ सेट ऑफ बोलते हैं। एग्जाम के लिए 2-3 फैक्ट याद रखिए। एक तो आपको याद रखना है कि 12 साल मॉर्गेज प्रॉपर्टी सेल के लिए लिमिटेशन पीरियड है, ठीक है। कितना साल है? 12 साल, आर्टिकल नंबर 62। दूसरा चीज याद रखना है 30 साल, 30 साल जो है आपका फोरक्लोजर का पीरियड होता है, आर्टिकल 63 है। और डेटर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पैसा एडजस्ट करने का राइट है। तो डेटर क्या कर सकता है कि डायरेक्शन, कैसे कस्टमर ने क्या डायरेक्शन दिया उसके हिसाब से पैसा को एडजस्ट कर सकता है। दोस्तों एग्जाम के लिए याद रखिएगा कि 12 साल सेल के लिए, 30 साल फोरक्लोजर के लिए, और कस्टमर बताए तो पैसा वही लोन पे लगेगा, या सिंपल सा रूल है। एक सवाल पूछे आपसे, बताएंगे आंसर? बताइए। तो आर्टिकल नंबर 62 के अंदर एक सूट फाइल करना है मुझे मॉर्गेज प्रॉपर्टी के सेल के लिए, कितना पीरियड है जी? तो 12 साल नहीं होगा। वैसे कितना होता है फोरक्लोजर का? 30 साल नहीं होगा। तो याद रखेंगे ना, मॉर्गेज प्रॉपर्टी बेचना है तो 12 साल का टाइम है, लिमिटेशन पीरियड बोलते हैं। फोरक्लोजर के लिए 30 साल का टाइम है। डेटर का डेटर आपको कह रहा है कि चलो मेरा जो पेमेंट हम तुमको दे रहे हैं इसी पर्पज के लिए यूज करना, बाकी कहीं मत लगाना जी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग एप्रोप्रिएशन। एफडी जो है मैच्योरिटी एडजस्टमेंट के बाद उसको सेट ऑफ कहा जाता है। आइए आगे बात करते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही शार्प और एग्जाम रेडी हाईलाइट के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर देता हूं, उसको ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। कभी किसी एग्रीमेंट पे वो छोटी सी स्टाम्प पेपर देखी है आपने? देखी जरूर होगी। उसके बिना डॉक्यूमेंट वैलिड ही नहीं होता। तो समझते हैं कि स्टाम्पिंग ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो स्टाम्पिंग का मतलब होता है प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ स्टाम्प ड्यूटी। ये प्रूफ है कि हमने जो है स्टाम्प ड्यूटी पे की है, समझे। ये प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ स्टाम्प ड्यूटी होता है अंडर द इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899। यह इंश्योर करता है कि डॉक्यूमेंट लीगल तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है और कोर्ट में वैलिड माना जाए, समझे। तो ये जो है ना, ये जो हमारा स्टाम्प ड्यूटी होता है वो इंश्योर करता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो लीगल तरीके से दोस्तों एग्जीक्यूट हुआ है और कोर्ट में वैलिड माना जाए। इसमें कुछ सेक्शन है, जैसे कि सेक्शन नंबर 17, मतलब अगर डॉक्यूमेंट इंडिया में एग्जीक्यूट हुआ है तो एग्जीक्यूशन के पहले या एग्जीक्यूशन का समय स्टाम्प लेना जरूरी है। तो भारत में एग्जीक्यूट हुआ है तो स्टाम्प करवाना जरूरी है, एग्जीक्यूशन से पहले, एग्जीक्यूशन के समय। ये सेक्शन नंबर 17 कहता है। सेक्शन नंबर 18 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 18 कहता है कि अगर डॉक्यूमेंट बाहर बना है तो इंडिया आने के 3 महीने के अंदर स्टाम्प करना मैंडेटरी है। इंस्ट्रूमेंट भारत से बाहर बना है, 3 महीने के अंदर भारत में उसको स्टाम्प करवा लीजिए। सेक्शन 19 कहता है कि जो पर्सन सबसे पहले भारत में इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करता है उसको स्टाम्प एफिक्स करके कैंसिल करना चाहिए। और सेक्शन नंबर 35 कहता है कि जो पर्सन, ध्यान दीजिएगा सेक्शन 12 भी है, पहले 12 देखते हैं। अगर एडिसिव स्टाम्प लगा है तो कैंसिल करना नहीं भूलना, वरना डॉक्यूमेंट अनस्टाम्प माना जाएगा। तो एडिसिव स्टाम्प को कैंसिल करना ही करना है, नहीं तो उसको अनस्टाम्प माना जाएगा। और सेक्शन नंबर 35 क्या बोलता है कि अगर डॉक्यूमेंट अनस्टाम्प्ड है तो वो कोर्ट में एडमिसिबल ही नहीं होगा, लेकिन ड्यूटी और पेनल्टी भी भरकर वैलिड बनाया जा सकता है, समझे। तो अनस्टाम्प्ड डॉक्यूमेंट्स को आप एडमिसिबल नहीं कर सकते कोर्ट में, लेकिन हाँ ड्यूटी और पेनल्टी भरकर उसको स्टाम्प कर सकते हैं। तो एग्जाम के लिए 2-3 फैक्ट को याद रखिए। स्टाम्पिंग क्या होता है? प्रूफ ऑफ ड्यूटी पेमेंट होता है, प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ स्टाम्प ड्यूटी, और इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 के अंदर है। सेक्शन नंबर 17 से 19 जो है वो टाइमिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी कवर करता है स्टाम्पिंग का। 2 चीज है, टाइमिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस चीज का? स्टाम्पिंग का। कौन? सेक्शन नंबर 17 से लेकर सेक्शन नंबर 19, ठीक है। फिर सेक्शन नंबर 35 क्या बताता है कि अनस्टाम्प डॉक्यूमेंट को
बताता है कि वो इनएडमिसिबल है अनलेस ड्यूटी और पेनल्टी पेमेंट हो जाए। समझे? तो दोस्तों याद रखेंगे कुछ फैक्ट को, सिंपल सा याद रखिए, बिना स्टाम्पिंग का डॉक्यूमेंट इनवैलिड माना जाएगा। टाइम और सेक्शन दोनों फॉलो करो वरना लीगल ट्रबल पक्का है। समझे? तो एक सवाल है, सेक्शन 17 इंडियन स्टाम्प एक्ट, तो सवाल है कि व्हेन शुड एन इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड इन इंडिया बी स्टाम्प। मतलब ये सेक्शन 17 के अनुसार मान लीजिए किसी इंस्ट्रूमेंट को हमने एग्जीक्यूट किया भारत में, इसको कब स्टाम्प करेंगे? तो याद रखिएगा एग्जीक्यूशन से पहले या एग्जीक्यूशन के दौरान। लॉजिक याद है, सेक्शन नंबर 17 याद रखिएगा। तो कीवर्ड याद रखिए दोस्तों, स्टाम्पिंग का प्रूफ क्या है हमारा, ड्यूटी पेमेंट ही स्टाम्पिंग का प्रूफ है। टाइमिंग इंडिया में सेक्शन 17, टाइमिंग आउटसाइड इंडिया सेक्शन 18, होल्डर ड्यूटी सेक्शन 19, अनस्टाम्प इनवैलिड माना जाता है सेक्शन 35 में, और एडिसिव स्टाम्प को कैंसिल करना है सेक्शन 12। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके अंदर क्या क्या प्रावधान है वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बात करते हैं, अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला कंसेप्ट है वो है प्रोविजनिंग नॉर्म्स के रिगार्डिंग। आइए दोस्तों देखते हैं प्रोविजनिंग नॉर्म्स के रिगार्डिंग क्या क्या पॉइंट है। तो दोस्तों प्रोविजनिंग जो है ना एनपीए क्लासेस के लिए रिक्वायर्ड होती है, चाहे वो सब स्टैंडर्ड हो, डाउटफुल हो या लॉस एसेट हो। ठीक है, तो कितना परसेंट प्रोविजनिंग होती है आइए उसको समझते हैं दोस्तों। तो बैंक अपने लोन पे कुशन बनाते हैं ताकि लॉस से बच सके, इसे ही कहते हैं स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग। तो आज हम समझेंगे कि इसके रेट क्या है, इसके रूल्स क्या है, एक सीक्रेट कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं फ्लोटिंग प्रोविजनिंग, ये सब चीज समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पे ना स्टैंडर्ड एसेट की बात की जा रही है। मैं आपको थोड़ा सा पहले स्टैंडर्ड एसेट का बता देता हूँ। आई थिंक यहाँ पे लॉस एसेट, चलिए यहाँ देख लीजिए, पहले इसको देख लीजिए। तो स्टैंडर्ड एसेट वो होते हैं जहां पे बोरोवर टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा है, सॉरी टाइम पे पेमेंट कर रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड एसेट में जो बोरोवर है वो क्या कर रहा है, टाइम पे पेमेंट कर रहा है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड एसेट कहा जाता है। समझे? मतलब कोई डिफॉल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बैंक को एक जनरल प्रोविजन बनाना पड़ता है। ठीक है, तो बैंक को क्या करना पड़ता है, एक जनरल प्रोविजन बनाना पड़ता है। कोई डिफॉल्ट नहीं है फिर भी एक जनरल प्रोविजन बनाना पड़ता है बैंक को। समझे? मतलब कि एक सेफ्टी शील्ड है जिसे आरबीआई ने अलग अलग कैटेगरी के लिए फिक्स किया है। आरबीआई ने अलग अलग कैटेगरी के लिए फिक्स किया है। तो देखिए कौन कौन सा मेन रेट क्या है। जैसे फार्म क्रेडिट हाउसिंग एसएमई है तो 0.25%, मतलब कि 1/4 है ना, 1/4 कर सकते हैं इसको। फिर उसके बाद यदि आपका कॉमर्शियल रियल एस्टेट है तो 1%, कॉमर्शियल रियल एस्टेट आपका उसमें आरएच है यानी रेजिडेंशियल हाउस होल्डिंग है तो 0.75%। समझे? टीजर होम लोन है तो वहां पे 2% का होता है, लेकिन अगर 1 साल तक रेगुलर रहा तो रिड्यूस होकर वो 0.40% हो जाता है। फिर हमारा नेचुरली कैलामिटी रिस्ट्रक्चर्ड लोन है तो वहां पे 5% का होता है, और बाकी केस में 0.40% का होता है। यदि हमारा अनहेज्ड फॉरेक्स एक्सपोजर है, समझे, अनहेज्ड फॉरेक्स एक्सपोजर है, तो अगर बोरोवर के फॉरेक्स लॉस बढ़ने के रिस्क है तो एक्स्ट्रा प्रोविजन लगती है, इसको बोलते हैं अनहेज्ड फॉरेक्स एक्सपोजर। मतलब बोरोवर का जो है ना फॉरेक्स लॉसेस बढ़ने का रिस्क है तो एक्स्ट्रा प्रोविजन लगता है। आपके ऊपर एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को एक बार देख लीजिएगा। जैसे इसने दिया है कि यदि मान लीजिए 15% लॉस अपॉन ईबीआईडी है तो 0 प्रोविजन, 15 से 30 में आता है तो 20 बीपीएस, 30 से 50 में आता है तो 40 बीपीएस। बीपीएस होता है बेसिक पॉइंट स्केल। ठीक है, 50 से 75 में आता है तो 60 बीपीएस, 75% ज्यादा है तो 80 बीपीएस। समझे? तो ये हमारा डिपेंड करता है कि ये 0 20 सब क्या है जी, ये सब प्रोविजन का वैल्यू है। समझे? तो डिपेंड करता है कि लॉस अपॉन ईबीआईडी रेशियो क्या है। 15% तक है तो 0, 15 से 30 है तो 20 बीपीएस। ठीक है, फिर हमारा 30 से 50 है तो 40 बीपीएस, ऐसे करके वेरी करता है। समझ में आया दोस्तों? चलिए, तो दोस्तों एक होता है हमारा ये बातें समझ में आ गई आपको। फ्लोटिंग प्रोविजन को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए यह स्पेशल रिजर्व होते हैं जो बैंक बनाता है अपने बोर्ड पॉलिसी के बेसिस पर। इसके लिए आपको बोर्ड का पॉलिसी चाहिए होता है, बैंक खुद बनाता है, राइट। लेकिन इन्हें एनपीए या स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजन के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं किया जा सकता। यू कैन नॉट एडजस्ट इट फॉर एनपीए और स्टैंडर्ड एसेट। मतलब फ्लोटिंग प्रोविजन एक स्पेशल रिजर्व होता है जो बैंक बनाता है अपने बोर्ड पॉलिसी के बेसिस पर। इन्हें एनपीए या स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजन के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं किया जा सकता। तो एग्जाम के लिए 2-3 बात को याद रखिएगा। स्टैंडर्ड एसेट का जो प्रोविजनिंग का रेंज होता है वो वेरी करता है 0.25 से लेकर 5% तक होता है, अभी मैंने आपको बताया है। जो हमारा अनहेज्ड फॉरेक्स एक्सपोजर है इसके लिए हमें यदि रिस्की है तो हमें एक्स्ट्रा प्रोविजन चाहिए, और जो हमारा फ्लोटिंग प्रोविजन है ये एक सेपरेट पूल होता है, एनपीए के लिए नहीं होता। तो मतलब कहने का मतलब कि प्रोविजन का मतलब फंड, सेफ्टी फंड, क्योंकि बैंकिंग में स्मार्ट प्लानिंग का मतलब सेफ अर्निंग। यदि आप बैंकिंग में स्मार्ट प्लानिंग कर रहे हैं मतलब आपकी अर्निंग सेफ है। तो बताएंगे सीआरईआरएस के लिए कितना प्रोविजनिंग है जी। तो सीआरईआरएस के लिए दोस्तों 0.75 प्रोविजनिंग है। यदि सीआरई के लिए पूछा जाए तो सीआरई के लिए 1% का है। ठीक है, ये याद रखेंगे हम लोग। टीजर होम लोन है तो 2% का होगा, इसको घटाकर हम लोग 0.40% भी कर सकते हैं 1 साल के बाद। ठीक है, ये सब याद रखेंगे।
तो ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि फार्म हाउसिंग या एसएमई सेक्टर हो तो उसके लिए 0.25% है, सीआरई के लिए 1% है, सीआरईआरएस के लिए 0.75% है, टीजर लोन के लिए 2 से लेकर 0.4% है, नेचुरल कैलामिटी में 5% है, फॉरेक्स अनहेज में 20 से लेकर 80 बीपीएस तक होता है, फ्लोटिंग प्रोविजन एनपीए के लिए नहीं होता है। तो दोस्तों ये सब चीज हमें ध्यान रखनी है। अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है हमारा स्पेशल प्रोविजन। ठीक है, स्पेशल केस ऑफ प्रोविजन की बात करेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं शायद एक चीज भूल गया, छोड़ दिया था, इसको मैं कवर कर ही लेता हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट और हमारा आता है ये एनपीए का क्लासिफिकेशन होता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड एसेट के बारे में पता ही है। ठीक है, यदि हमारा लोन जो है एनपीए, मान लीजिए कि आपने ड्यू डेट कवर हो गया, ड्यू डेट के बाद 90 दिन तक आपने पेमेंट नहीं किया, तो वो चला जाता है हमारा सब स्टैंडर्ड एसेट में। 1 साल तक वो सब स्टैंडर्ड एसेट रहता है, समझिए। और फिर उसके बाद दोस्तों D1 D2 D3 पीरियड स्टार्ट होता है। और दोस्तों आपको पता होगा इसमें भी SMA 0, SMA 1, SMA 2, SMA ऐसे करके आता है, SMA 3 तक आता है। तो दोस्तों यदि मान लीजिए लॉस हो गया, मतलब आने का संभावना है ही नहीं, रिकवरी चांस 0 है, उसको पूरा का पूरा राइट ऑफ करते हैं और उसमें 100% प्रोविजन लगाते हैं। लेकिन यदि डाउटफुल एसेट है तो डिपेंड करता है कि D1 है या D2 है या D3 है। यदि 1 साल तक सब स्टैंडर्ड रहा तो D1 कहलाएगा, 1 से 3 साल तक सब स्टैंडर्ड रहा तो D2 कहलाएगा, 3 से ज्यादा साल के लिए सब स्टैंडर्ड रहा तो हमारा डॉटफुल कहलाएगा। तो यदि 1 साल से कम के लिए तो उस पर जो प्रोविजनिंग लगता है, सिक्योर्ड पार्ट पे बात कर रहे हैं, अनसिक्योर्ड पे तो पूरा पूरा 100% लगेगा, लेकिन सिक्योर्ड पार्ट पे 25, 40 और 100 लगता है, समझे। और यदि हमारा एसेट सब स्टैंडर्ड है तो 15% जनरल प्रोविजनिंग है, अनसिक्योर्ड में 10% और लगता है, यानी टोटल 25% हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर लोन में 20% लगता है यदि एस्क्रो है और यदि हमारा पहला क्लेम है। तो पूछेगा आपसे, बताइए सब स्टैंडर्ड एसेट में जो प्रोविजनिंग लगता है वो ये अनसिक्योर्ड में कितना लगता है, तो 25% लगेगा, सिक्योर्ड में कितना लगेगा, 15% लगेगा। और एक और चीज याद रखिएगा, अनसिक्योर्ड एक्सपोजर का डेफिनेशन कैसे कहा गया है कि अनसिक्योर्ड एक्सपोजर का मतलब क्या होता है। यदि मान लीजिए कि आपका टोटल एक्सपोजर का 10% ले लीजिए, मान लीजिए 100 करोड़ का आपका एक्सपोजर है, 10% उसका 10 करोड़ हो जाएगा ना जी। यदि मान लीजिए आपके पास जो रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है वो मान लीजिए मात्र 5 करोड़ का है, सीधा सीधा बोल दिए कि वो हमारा अनसिक्योर्ड है, लॉस है। ठीक है, और आपको 100% प्रोविजनिंग करना ही करना है। समझिए बात को, आपके पास मान लीजिए 100 करोड़ का एक्सपोजर है, उसका 10% निकालेंगे तो 10 करोड़ होगा। आपके पास जो सिक्योरिटी है उसका जो वैल्यू है मात्र 5 करोड़ का है, तो वो एसेट कैसा होगा, वो एसेट हमारा सीधा लॉस एसेट में आ जाएगा और उस पर 100% आपको प्रोविजनिंग करना ही करना है। ये भी आपको चेक करना होता है कि आपका जो एक्सपोजर है उसके रेस्पेक्ट में आपके पास कितना रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है। इसको हम लोग RVS भी बोलते हैं, समझे बात को। अच्छा, स्टॉक ऑडिट के बारे में याद रखिएगा, एनुअली होता है ये, 5 करोड़ से ऊपर के एनपीए में, और इमूवेबल कोलेटरल का रिवैल्यूएशन हर एक 3 साल पे होता है। तो हमने क्या क्या सीखा, लॉस एसेट को या तो राइट ऑफ कीजिए या 100% प्रोविजनिंग डालिए। डाउटफुल एसेट में प्रोविजनिंग परसेंटेज वैरी करता है, अनसिक्योर्ड वाले केस में मैंने बताया आपको। और सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड में बताया 25% प्रोविजनिंग, इंफ्रा विद एस्क्रो में 20% का होता है। सवाल है कि डाउटफुल एसेट जो कि 3 साल से ज्यादा का सिक्योर्ड है तो वहां पे कितना परसेंट प्रोविजनिंग चाहिए, तो उसमें 100% चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों लॉस एसेट में 100%, डाउटफुल में 25, 40, 100%, सब स्टैंडर्ड में 15 और 40%, इंफ्रा सब स्टैंडर्ड में 20% और अनसिक्योर्ड डाउटफुल में 100%। स्टॉक ऑडिट 5 करोड़ के ऊपर एनुअल बेसिस पे और कोलेटरल रिवैल्यू 3 साल पे, याद रहेगा। चलिए आगे बात करें, हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। यहां पे बात की जा रही है स्पेशल केसेस ऑफ प्रोविजनिंग की, आइए इसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों बात है क्या कि स्पेशल प्रोविजनिंग किया जाता है एडवांस के टाइप के बेसिस पे, किस तरह का गारंटी है उसके बेसिस पे, और एडजस्टमेंट के बेसिस पे एडवांस प्रोविजनिंग किया जाता है, समझे। तो अब देखिए, मान लीजिए कि हमने डिपॉजिट NSC KVP गोल्ड के अगेंस्ट एडवांस दिया है, तो जो इनका एसेट क्लासिफिकेशन स्टेटस होगा उस हिसाब से प्रोविजनिंग किया जाएगा। यदि मान लीजिए इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट्स है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को एक्सक्लूड करते हैं प्रोविजनिंग से और लोन बैलेंस से डिडक्ट करते हैं और तब प्रोविजनिंग अप्लाई करते हैं। यदि हमारा मान लीजिए कोई ऐसा एडवांस है जिसमें ECGC का गारंटेड है, ECGC का गारंटी मिला है, तो प्रोविजनिंग जो भी अमाउंट ECGC कवर के बाहर है उसको करेंगे। जैसे मान लीजिए आउटस्टैंडिंग 4 लाख का है, सिक्योरिटी मात्र 1.5 लाख का है, ECGC कवर 50% का है, तो बताइए ना ECGC जो कवर करेगा तो वो कितना पे कवर करेगा जी। देखिए सिक्योरिटी 1.5 लाख का मिला है, ठीक है, ECGC जो प्रोविजनिंग ओनली फॉर अमाउंट बियॉन्ड ECGC कवर, ठीक है, तो उसका ये प्रोविजनिंग करना है। तो पहले सिक्योरिटी वैल्यू को डिडक्ट कर लीजिए, तो सिक्योरिटी वैल्यू 1.5 लाख है, 4 लाख में से 1.5 लाख घटाएंगे तो 2.5 लाख हो जाएगा, ठीक है, उसका 50% निकालिए। देखिए ये रूल को याद रखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, इसमें न्यूमेरिकल आता है, समझे। तो पहले स्टेप क्या क्या करना है, पहले सिक्योरिटी वैल्यू घटा लीजिए,
तो 4 लाख में से 2.5 लाख 1.5 लाख घटाएंगे तो 2.5 लाख नहीं बचेगा। अब 2.5 लाख का ना 50% निकाल लीजिए, जो इसी आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, यानी कि 1.25 लाख। तो 1.25 और सिक्योर्ड है और 1.25 अनसिक्योर्ड है, तो उस पर आपको 100% प्रोविजनिंग करना है। समझे बात को? तो टोटल प्रोविजनिंग कितना हो जाएगा? 1.25 लाख अनसिक्योर्ड 100% पे और सिक्योर्ड का 40%। अच्छा, सिक्योर्ड पे पता ही है ना, वो सिक्योर्ड पे कितना लेता है? 1.5 लाख का 40 पे 0.4। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों एग्जाम के लिए याद रखेंगे कि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को प्रोविजनिंग में काउंट नहीं करते, इसको एडवांस से पहले माइनस कर लेते हैं। ईसीजीसी कवर क्या करता है? प्रोविजनिंग को कम करता है। ठीक है, और अनकवर्ड पार्ट प्रोविजन, अनकवर्ड पार्ट को ही प्रोविजन करना है। और डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, गोल्ड लोन, ये नॉर्मल एसेट क्लासिफिकेशन रूल अप्लाई होते हैं यहाँ पे। सवाल है, विच कैलकुलेशन प्रोविजनिंग व्हाइल कैलकुलेटिंग प्रोविजनिंग फॉर डाउटफुल एडवांस कवर्ड बाय ईसीजीसी विच अमाउंट इज डिडक्टेड फर्स्ट? मतलब क्या कर रहा है कि जब हम प्रोविजन कैलकुलेट करते हैं इसके लिए डाउटफुल एडवांस जो कि इसी से कवर्ड है, तो सबसे पहले कौन से अमाउंट को घटाते हैं? तो बताइए, आपको मैंने बताया ना कि जो आपके पास रिलायबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है पहले से घटा दीजिए। समझे? सिक्योरिटी वैल्यू को घटा लिए तब परसेंटेज लगाइए। तो दोस्तों मैंने क्या बताया आपको कि हमारे पास कोई डिपॉजिट है, एनएससी है, ठीक है, तो वहां पे नॉर्मल प्रोविजनिंग लगेगा। इंटरेस्ट सस्पेंस को पहले डिडक्ट कीजिए तब प्रोविजनिंग अप्लाई कीजिए। ईसीसी गारंटी में भी पहले कवर को एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, और अनसिक्योर्ड पोर्शन को पहले घटाया जाता है, अनसिक्योर्ड पार्ट का 100% प्रोविजनिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग। पीसीआर पे ये कंसेप्ट समझ लेते हैं। पीसीआर का पीसीआर होता है हमारा प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। देखिए, बैंक का स्ट्रेंथ से प्रॉफिट से नहीं बल्कि उनका प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो से भी जज होता है। तो हम समझते हैं कि पीसीआर एक छोटा सा रेशियो होता है जो बैंक के सॉलिड रिकवरी पावर को दिखाता है। समझिए, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो बोले या पीसीआर बोले, यह बताता है कि बैंक ने अपने टोटल एनपीए पर कितनी प्रोविजनिंग रखी है। तो टोटल एनपीए जितना है उस पर कितनी बैंक ने प्रोविजनिंग रखी है। समझिए, मतलब सिंपल सा फॉर्मूला है ग्रॉस एनपीए, यानी नोमिनेटर हम क्या लिखेंगे, नोमिनेटर में लिखेंगे प्रोविजनिंग अपॉन ग्रॉस एनपीए। जस्ट वेट अ मिनट, यानी कितना हमने प्रोविजनिंग कर रखी है, यानी प्रोविजनिंग आपने जितना कर रखी है नोमिनेटर में डाल दीजिए और जो आपका ग्रॉस एनपीए है उसको डिनोमिनेटर में डाल दीजिए। ये रेशियो कराता है हमारा पीसीआर। समझे? तो मतलब जितना ज्यादा पीसीआर होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका लॉस एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होगी, है ना। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीसीआर होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका लॉस एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है। और पीसीआर का जो बेंचमार्क रखा गया है वो रखा गया है 70%। मतलब कि रेफरेंस डेट कब का है? 30 सितंबर 2010 का रेफरेंस डेट है। मतलब हर बैंक को अपने ग्रॉस एनपीए का कम से कम 70% तक प्रोविजनिंग रखनी चाहिए। समझे बात को? अच्छा, सरप्लस प्रोविजनिंग और बफर के बारे में क्या नियम है? देखिए, अगर बैंक ने इस लिमिट से ज्यादा प्रोविजनिंग बनाई तो वो काउंटर साइक्लिक प्रोविजन बफर को सीपीबी बोलते हैं। यदि मान लीजिए कि बैंक ने इससे ज्यादा प्रोविजनिंग बना लिया, 70% ज्यादा बना लिया, तो क्या करेगा? सीपीबी, काउंटर साइक्लिक प्रोविजनिंग बफर में ट्रांसफर होती है और यह सीपीबी बैंक यूज कर सकता है डाउनटर्न के समय। जब उनका ये रेशियो कम हो जाएगा तो वो उसको यूज कर लेगा। ठीक है, जब फ्रेश एनपीए बढ़ रहे हो, बट बस आरबीआई अप्रूवल चाहिए होता है इसके लिए। ठीक है, जब डाउनटर्न आता है ना तो बैंक ये सीपीबी को यूज कर सकता है। फुल फॉर्म याद रखिएगा, काउंटर साइक्लिक प्रोविजनिंग बफर। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा कि पीसीआर को बैंक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो एग्जाम के लिए 2-3 फैक्ट याद रखिए। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है प्रोविजनिंग अपॉन ग्रॉस एनपीए। ये आपको स्ट्रेंथ बताता है। बेंचमार्क आरबीआई ने सेट किया है 70%। और एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग जाती है काउंटर साइक्लिक बफर में, प्रोविजनिंग बफर में क्राइसिस को के दौरान यूज करने के लिए। सिंपल सी बात है, ज्यादा पीसीआर मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैंक, क्योंकि बैंक तभी सेफ है जब लॉस के लिए पहले से कुशन रेडी हो। समझे दोस्तों? लॉस के लिए आपके पास पहले से कुशन रेडी रहेगा तभी तो बैंक सेफ रहेगा। एक सवाल है, बेंचमार्क प्रोविजनिंग रेशियो, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो कितना है? 70% है, आपको बताइए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो पीसीआर का फॉर्मूला याद रख लीजिए, सिंपल है, प्रोविजन डिवाइडेड बाय ग्रॉस एनपीए। आरबीआई का बेंचमार्क है 70%। सरप्लस प्रोविजन जो है कहां जाता है? काउंटर साइक्लिक बफर में जाता है। यूजेज है एनपीए प्रोविजन, डिस्क्लोजर करना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट में। अब दोस्तों हम लोग रिकवरी ऑफ डेब्ट एंड बैंक्रप्सी एक्ट की बात करते हैं, शॉर्ट में हम लोग डीआरबी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, बैंक के लिए लिया हुआ लोन अगर टाइम पे रिटर्न नहीं करते तो रिकवरी का प्रोसेस कहां होता है? मान लीजिए बैंक के लिए आपने लोन लिया और टाइम पे आपने उसको रिटर्न नहीं किया, तो रिकवरी का प्रोसेस कहां होता है? उसके लिए बना है एक स्पेशल लॉ जिसको बोलते हैं रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक एनएफआई। ठीक है, ये लॉ बना है। तो आज समझते हैं इसका फुल पिक्चर क्या है शॉर्ट और सिंपल तरीके से। शॉर्ट में इसको डीआरबी एक्ट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, डीआरबी एक्ट जो है 1993 का एक्ट है, जिसे हम डीआरटी एक्ट के नाम से जानते थे। बनाया गया है ताकि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने ड्यूज फास्टर रिकवर कर सके।
नॉर्मल कोर्ट के लंबे प्रोसेस के बिना। तो दोस्तों लागू हुआ था 24 जून 1993 से, पूरे भारत में अप्लाई होता है जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। और दोस्तों बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तब डीआरटी में केस फाइल कर सकते हैं जब अमाउंट 20 लाख या उससे ज्यादा का हो। जब डेप्ट आपका 20 लाख से ज्यादा का है ना, तब तभी जाके डीआरटी में आप अप्लाई करेंगे। एपलेट ट्रिब्यूनल जो है सेक्शन नंबर 8 सब सेक्शन 1 में, ठीक है, बनाया गया है अपील को सुनने के लिए जब डीआरटी का ऑर्डर चैलेंज किया जाए। मान लीजिए कि डीआरटी ने कुछ ऑर्डर दिया, उसको आपने चैलेंज किया, तो कहां पे अपील कीजिएगा जी? उसके लिए आपके पास एपलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है। अब एक डेप्ट का डेफिनेशन है, थोड़ा इसको सुन लीजिए। क्या होता है कि मतलब कि कोई भी लीगली रिकवरेबल अमाउंट, यहां पे देखिए लिखा गया है एनी लीगली रिकवरेबल अमाउंट, मतलब कि चाहे वो सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, डिक्री हो, मॉर्गेज हो या इवन अनपेड डेप्ट सिक्योरिटी हो, 90 दिन के नोटिस के बाद, समझे, सब के सब डेप्ट होते हैं। फिर से बता दें, एनी लीगली रिकवरेबल लायबिलिटी को हम लोग डेप्ट बोलते हैं, चाहे वो सिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड हो, डिक्री हो, मॉर्गेज हो या इवन अनपेड डेप्ट हो सिक्योरिटी आफ्टर 90 दिन का नोटिस देने के बाद, क्या कहलाता है? वो डेप्ट कहलाता है। ठीक है, जिससे आपको लीगल तरीके से लायबिलिटी को रिकवर कर सकते हैं, समझे। तो ये सब याद रखना है आपको कि डेप्ट का डेफिनेशन क्या है, एनी लीगली रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, कोर्ट का एग्जांपल दिया हुआ है जैसे जीवी फिल्म वर्सेस यूटीआई, समझे। इसमें क्या था कि अगर मान लीजिए पेमेंट गलती से हो जाए तो वो भी डेप्ट माना जाता है। ठीक है, इस वाले केस से पता चला था, कोर्ट का इंटरप्रिटेशन था, समझे। लीगल, किसी भी लीगली रिकवरेबल लायबिलिटी को डेप्ट बोलते हैं। और एक और से याद रखिएगा, एसबीआई वर्सेस एसएस इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन का केस है, ओवरड्रॉन अकाउंट बिना लिमिट का भी रिकवरेबल डेप्ट है, समझे। ओवरड्रॉन बैलेंस है मान लीजिए, बिना किसी फैसिलिटी का डेप्ट माना जाता है। तो एग्जाम के लिए याद रखिएगा, डीआरटी एक्ट अप्लाई होता है जब डेप्ट जो है 20 लाख के ऊपर हो। डेप्ट के अंदर इंटरेस्ट, मॉर्गेज और दोस्तों डिग्री सब का सब शामिल होता है। और पेमेंट मान लीजिए मिस्टेक से हो जाए या अनऑथराइज ओवरड्राफ्ट हो जाए, यह भी रिकवरेबल डेप्ट माने जाते हैं। दोस्तों यार क्वेश्चन पूछा है कि मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए केस को फाइल करने के लिए डीआरटी के अंदर, तो 20 लाख का चाहिए, 20 लाख का ड्यू होना चाहिए, समझे। और दोस्तों एक मैंने क्या क्या पॉइंट बताया एक बार रिकॉल कर लीजिए। डीआरटी कब से लागू है? 24 जून 1993। एप्लीकेबिलिटी पूरे भारत में है, मिनिमम डेप्ट 20 लाख की होगी। अपील बॉडी है हमारा एपलेट ट्रिब्यूनल। डेफिनेशन ऑफ डेप्ट का क्या डेफिनेशन है? इसके अंदर इंटरेस्ट आएगा, डेक्री आएगा, मॉर्गेज आएगा। कोर्ट का क्या रूलिंग है? मान लीजिए मिस्टेक हो गया या ओवरड्राउन हो गया तो ये कोर्ट का रूलिंग है, याद रहेगा दोस्तों। चलिए, तो डीआरबी याद रखिएगा, डीआरबी एक्ट जो है फास्ट रिकवर टूल है बैंक के लिए। 20 लाख के ऊपर के केसेस डायरेक्टली डीआरटी जाते हैं और अपील होती है एपलेट ट्रिब्यूनल के पास। तो दोस्तों बैंकिंग लॉ समझना बोरिंग नहीं होता, जब एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे तो मजा आने लगेगा, वही तो मैं करवा रहा हूं। चलिए आगे बात करें दोस्तों, तो बैंक के रिकवरी केस जज करता है कौन, और बैंक फ्रॉड और बिजनेस लायबिलिटी में क्या फर्क है, तो हम समझेंगे रिकवरी ऑफ डेप्ट एंड बैंक्रप्सी एक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डीआरटी और डीआरटी के पावर। तो दोस्तों डीआरबी एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल और डेप्ट रिकवरी एपलेट ट्रिब्यूनल की गठन की है, स्थापना की है, राइट, ताकि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने ड्यूज फास्ट रिकवर कर सके। ये ना फंक्शन है जी। तो यहाँ पे एक केस दिया हुआ है यूबीआई वर्सेस डीआरटी, 1999 का केस है। इसमें क्या कहा गया है कि बिजनेस लायबिलिटी भी डेप्ट में जाती है, रिकवर पॉसिबल है, लिखा है ना। यदि हमारा बिजनेस लायबिलिटी है तो भी कहा जाता है डेप्ट में जाता है। फिर एक फ्रॉड केस है बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस विजय रमनिक लाल, 1997, जिसमें फ्रॉड अमाउंट को डेप्ट नहीं माना जाता है, समझे। फ्रॉड अमाउंट को, ये सब केस याद रखिएगा, पूछा जाता है कि यूबीआई वर्सेस डीआरटी केस का क्या जजमेंट आया, बीओआई वर्सेस विजय रमनिक लाल का क्या जजमेंट आया, कहा गया कि फ्रॉड अमाउंट को डेप्ट नहीं माना जाएगा। सवाल है कि कौन ये सभी ट्रिब्यूनल चलाते हैं, तो डीआरटी एक ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जिनको अपॉइंट किया जाता है सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 के अंदर, ठीक है। एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है डीआरटी के अंदर। और दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या है कि वो डिस्ट्रिक्ट जज के होंगे, डिस्ट्रिक्ट जज ऑफिसर होंगे। इनका टेनर 5 साल का होगा या 65 साल का एज, जो भी आपका मैक्सिमम 5 साल का टेनर या मैक्सिमम 65 साल का साल, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात है। एक होता है हमारे आरओ, रिकवरी ऑफिसर, तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के अंदर है, अपॉइंटेड होते हैं, या डीआरटी के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं। डीआरटी का जो ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट करने का काम आरओ का है। फिर दोस्तों डीआरटी में एक चेयरपर्सन होता है, क्या होता है डीआरटी में एक चेयरपर्सन होता है, सॉरी डीआरटी में दोस्तों एक चेयरपर्सन होता है, ठीक है। और हाई कोर्ट जज या ग्रेड 1 लीगल सर्विस ऑफिसर जिसको 3 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। टेनर 5 साल, मैक्सिमम एज 70 साल, वहां 65 था, यहाँ 70 है, ठीक है। तो ये सभी चीज ध्यान रखना है हमको। तो एग्जाम के लिए 2-3 पॉइंट को याद रखिए। बिजनेस लायबिलिटी जो होता है वो रिकवरेबल डेप्ट माना जाता है, कहां से पता चला? यूबीआई वर्सेस डीआरटी वाले केस से। बिजनेस लायबिलिटी क्या है दोस्तों? एक रिकवरेबल डेप्ट है।
ठीक है, डेप्ट मानी जाती है, रिकवरी की जाती है। ये कहा गया यूबीआई वर्सेस डीआरटी वाले केस में। उसके बाद हमने देखा कि फ्रॉड अमाउंट डेप्ट नहीं होता है, ये कहा गया बीओआई वर्सेस बिजनेस विजय रमणीक लाल वाले केस में। और डीआरटी में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, डीआरटी में एक चेयरपर्सन होता है। सवाल है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सिविल जज, मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जज। हाँ, डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए डीआरटी बनने के लिए। तो दोस्तों यूबीआई वर्सेस डीआरटी बिजनेस डेप्ट, बीओआई वर्सेस विजय कहा गया कि फ्रॉड और डेप्ट नहीं, फ्रॉड डेप्ट नहीं होता। प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट जज, रिकवरी ऑफिसर एग्जीक्यूट्स ऑर्डर, डीआरटी चेयरपर्सन हाईकोर्ट का जज होता है। टेनर होता है 5 साल का और 65 से 70 साल का, ठीक है ना। 5 साल कॉमन है या 65 साल है डीआरटी में 70 साल, याद रहेगा जी। मेन पॉइंट को कवर कर रहे हैं हम लोग। चलिए, तो दोस्तों बैंक अपना पैसा रिकवर करके डीआरटी जाता है, लेकिन केस फाइल कहां होता है और बोरोवर को क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। चलिए डीआरटी के ज्यूरिसडिक्शन और एप्लीकेशन प्रोसेस को समझते हैं। डीआरटी वही केस ले सकता है जहां पे बैंक ब्रांच का अकाउंट होल्ड है, मतलब बैंक का जहां पे ब्रांच है वहां पे डीआरटी का केस लेगा। या नहीं तो जो डिफेंडेंट है यानी जो बोरोवर है, डिफेंडेंट बोले या बोरोवर बोले, ठीक है, वो रहता है या काम करता है, या जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, मतलब जहां डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ है, तो तीनों जगह पे डीआरटी केस ले सकता है। एक जहां ब्रांच है बैंक का, दूसरा जहां पे डिफेंडेंट रिसाइड करता है, या तीसरा जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। ये रूल है जुरिडिक्शन का। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है दोस्तों, देखिए बैंक जब केस फाइल करता है ना, तो वो प्रिस्क्राइब फॉर्म, नेसेसरी डॉक्यूमेंट और फी के साथ एप्लीकेशन देता है, ठीक है ना। इसका फॉर्म होगा, डॉक्यूमेंट होगा और फी भरेगा, बैंक भरेगा, ठीक है। अगर किसी और बैंक का भी सेम बोरोवर से पैसा ड्यू है तो वो भी उसी केस में ज्वाइन कर सकता है, इसको बोलते हैं ज्वाइनिंग, समझे। और फाइनल ऑर्डर आने के बाद ये ध्यान रखना है, और भी ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद दोस्तों समन एंड रिप्लाई की बात कर लें तो ट्रिब्यूनल इशू करता है नोटिस समन, जिसमें बोरोवर को मिलते हैं 30 दिन रिप्लाई देने के। रिप्लाई देने के लिए बोरोवर को 30 दिन का समय मिलता है अपने ऐसे डिस्क्लोज करना और उन्हें बेचने से रोकने के लिए। फिर आता है डिफेंस एंड क्लेम। ये डिफेंस एंड क्लेम क्या होता है समझिए, मतलब कि बोरोवर को अपनी रिटर्न स्टेटमेंट 30 दिन के अंदर फाइल करनी होती है। सेक्शन 19 सबसेक्शन 5 में कहा गया है, लिखा है ना, डिफेंडेंट मस्ट फाइल रिटर्न स्टेटमेंट विद इन 30 डेज। अगर बोरोवर के पास भी बैंक के खिलाफ पैसा क्लेम करने का राइट हो तो वो सेट ऑफ फाइल कर सकता है। मतलब अगर मान लीजिए बोरोवर के पास भी बैंक के खिलाफ पैसा क्लेम करने का राइट हो तो सेट ऑफ करेगा। यह एक क्रॉस सूट के बराबर होता है सेट ऑफ, लिखा है ना, सेट ऑफ जो होता है वो क्रॉस सूट के बराबर होता है। अब दोस्तों अगर बोरोवर को डैमेज क्लेम करना है तो वो काउंटर क्लेम भी फाइल कर सकता है। तो सेट ऑफ के बारे में क्या बताया, अगर बोरोवर के पास भी बैंक के खिलाफ पैसा क्लेम करने का राइट है तो वो सेट ऑफ फाइल करेगा, और अगर बोरोवर को डैमेज क्लेम करने हैं तो वो काउंटर क्लेम फाइल करेगा। तो एग्जाम के लिए 2-3 चीज याद रखिएगा। जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है कि बैंक ब्रांच, डिफेंडेंट लोकेशन, कॉज ऑफ एक्शन। सेट ऑफ क्या होता है, क्रॉस सूट ट्रीटमेंट। काउंटर क्लेम क्या होता है, इसको कंप्लेन केस की तरह ट्रीट करेंगे। दोस्तों डीआरटी का प्रोसेस, एक सवाल है कितने दिन के अंदर डिफेंडेंट फाइल करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट को, तो डीआरटी 30 दिन का समय देता है रिटर्न डिफेंस। तो जुरिडिक्शन क्या है, ब्रांच, रेजिडेंस या काउच। ज्वाइनिंग केस क्या है, अदर बैंक ज्वाइन अंडर सेक्शन 19 सब सेक्शन 2। समन में क्या लिखा है कि इन्होंने 30 दिन का रिप्लाई देना है। सेट ऑफ क्रॉस सूट इफेक्ट होता है। काउंटर क्लेम में डैमेज क्रॉस सूट आता है। एप्लीकेशन में प्रिस्क्राइब फॉर्म, फी, ये एप्लीकेशन फी देना पड़ता है, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों डीआरटी प्रोसेस सिंपल है, बैंक फाइल करेगा क्लेम, समन इशू होता है, बोरोवर को 30 दिन मिलते हैं रिप्लाई के और डिफेंस के लिए। सेट ऑफ और काउंटर क्लेम दोनों बोरोवर को अपने साइड रखने को मौका मिलता है। चलिए ये सब चीज ध्यान रखना है हमें। अब दोस्तों बात करते हैं लॉज ऑफ लिमिटेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स देखिए ये क्या, उसके अंदर क्या होता है कि टाइम लिमिट होता है सूट फाइल करने के लिए, अपील करने के लिए, एप्लीकेशन करने के लिए। इससे क्या होता है कि आपका जो लोन डिफॉल्ट हुआ है उसमें आप उसके लिए रिकवरी के लिए टाइमली एक्शन ले सकते हैं, मतलब इतना टाइम तक ही आप रिकवर कर सकते हैं, यही कहा जाता है लिमिटेशन में। तो इसके अंदर एक सेक्शन जिसको बोलते हैं सेक्शन नंबर 3। में क्या कहा गया है कि कोर्ट जो है, मान लीजिए कि कोई केस हमने फाइल किया लिमिटेशन पीरियड के बाद, तो सेक्शन 3 बोलता है कि कोर्ट उसे डिसमिस कर दे, ठीक है। उसके बाद एक होता है हमारा सेट ऑफ या काउंटर क्लेम। तो सेट ऑफ और काउंटर क्लेम को हम सेपरेट सूट के रूप में ट्रीट करते हैं। देखिए लिखा गया है सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम दे आर ट्रीटेड एज अ सेपरेट सूट। और दोस्तों टाइम कंप्यूटेशन में हॉलीडे, कॉपी प्रिपरेशन, एब्सेंस अब्रोड, ये सब के सब एक्सक्लूड होता है। तो एग्जाम के लिए याद रखिएगा लिमिटेशन एक्ट 1963 जो है ये क्या करता है, लॉ ऑफ लिमिटेशन को कंसोलिडेट करता है और उसे अमेंड करता है। अमेंड मतलब कि चेंज करना, समझे। कौन करता है, लिमिटेशन एक्ट करता है।
और दोस्तों याद रखिएगा कि सूट जो है एप्लीकेशन और अपील के बराबर नहीं होता है। सूट कब स्टार्ट होता है? जब क्लाइंट को प्रेजेंट किया जाए। और टाइम एक्सक्लूजन का रूल याद रखिएगा, हॉलीडे हो जाए, जजमेंट, कॉपी टाइम, ये सबको एक्सक्लूड किया जाता है। गवर्नमेंट कंसेंट पीरियड इसे एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम के 3 फैक्ट याद रखेंगे हम लोग। लिमिटेशन एक्ट 1963, कॉन्सोलिडेट एंड अमेंड लॉ ऑफ लिमिटेशन, सूट और अपील एप्लीकेशन एक चीज नहीं होता, और टाइम एक्सक्लूजन का रूल है हॉलीडे, जजमेंट, कॉपी टाइम एंड गवर्नमेंट कंसेंट पीरियड। दोस्तों एक सवाल है कि लिमिटेशन एक्ट के अंदर कब एक सूट को इंस्टीट्यूट माना जाता है? जब दोस्तों क्लाइंट को प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, प्रॉपर कोर्ट ऑफिस में, तभी जाके सूट को इंस्टीट्यूट माना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, लिमिटेशन एक्ट टाइम बाउंड लीगल रेमेडी प्रोवाइड करता है। सेक्शन 3 में कहता है कि यदि डिले हुआ तो फिर केस डिसमिस हो जाता है, मतलब लिमिटेशन पीरियड यदि क्रॉस हो गया तो आपका केस डिसमिस हो जाएगा। फिर कहता है कि इसको कंप्यूटेशन, जब हम इसको कंप्यूट करेंगे ना, किसको कंप्यूट करेंगे? लिमिटेशन एक्ट को, तो उसमें हम लोग हॉलीडेज को और या कॉपी टाइम को एक्सक्लूड करेंगे। सेट ऑफ या काउंटर क्लेम को सेपरेट सूट माना जाता है। अब्सेंस फ्रॉम, मान लीजिए भारत से आप बाहर है तो उस टाइम को हटा दिया जाता है। तो एक देखिए कंसेप्ट है फैक्टर अफेक्टिंग क्लेम ऑफ इंडेमनिटी ऑर्डर। थोड़ा इसको समझिए दोस्तों, क्या बताया जा रहा है कि सोचिए किसी ने आपको गारंटी दी थी, लेकिन कब वो बंदा पे करेगा? जब एक्चुअल लॉस हो। अब समझते हैं इंडेमनिटी होल्डर का क्लेम पे कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं और कैसे कॉम्पेंसेशन डिसाइड होता है। तो कंसेप्ट सिंपल है कि इंडेमनिटी का मतलब है किसी को प्रोटेक्शन मिलना अगेंस्ट लॉस। ठीक है, इंडेमनिटी का मतलब क्या है? किसी को प्रोटेक्शन मिलना, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट लॉस, प्रोटेक्शन मिलना अगेंस्ट लॉस, राइट। तो देखिए यहां पे इसमें की पॉइंट क्या है कि पर जब तक एक्चुअल लॉस नहीं होता इंडेमनीफायर पे लायबिलिटी नहीं आती। इंडेमनीफायर कौन होता है? जिसने लॉस प्रोटेक्शन, जिसने इंडेमनिटी दी। ठीक है, जब तक एक्चुअल लॉस नहीं होता है तब तक इंडेमनीफायर पे, जब तक एक्चुअल लॉस नहीं होगा तब तक इंडेमनीफायर लायबल नहीं है। मतलब लायबिलिटी शुरू होते ही, लायबिलिटी शुरू होती है लॉस होने के बाद। ठीक है, ये कोर्ट का व्यू है, लिखा है ना, लायबिलिटी अराइज ओनली व्हेन द एक्चुअल लॉस ऑकर। अच्छा, कॉस्ट एंड कॉम्प्रोमाइज की बात कर लें तो अगर इंडेमनिटी होल्डर ने अपने डिफेंस या क्लेम के लिए रीजनेबल एक्सपेंस किए हैं, मान लीजिए इंडेमनिटी होल्डर है, उसने अपने क्लेम के लिए, उसने अपने डिफेंस के लिए रीजनेबल खर्चे किए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एडवोकेट का चार्जेस हो गया, या मान लीजिए कुछ ट्रेवल का एक्सपेंस हो गया, या कोई लीगल डिफेंस हो गया, ये सब खर्चे किए हैं। किसने किए खर्चे? इंडेमनिटी होल्डर ने खर्चे किए। तो यह सब रिकवरेबल है, यहां पे लिखा है ना रिकवरेबल है ये सब खर्चा। ठीक है, रिकवरेबल है। और अगर कॉम्प्रोमाइज की अमाउंट सेक्शन 125 के कंडीशन में आती है तो कॉम्प्रोमाइज का जो अमाउंट है वो हमारा जो सेक्शन नंबर 125 है इसके अंदर यदि कॉम्प्रोमाइज अमाउंट आता है, राइट, अगर कॉम्प्रोमाइज का अमाउंट सेक्शन 125 के अंदर कंडीशन में आती है, यानी अथॉरिटी के अंदर हो, देखिए 2-3 वर्ड है इसको समझिए, विद इन अथॉरिटी, प्रूडेंट हो, ऑथराइज हो। यदि हमारे, मतलब फिर से मैं रिपीट कर दूं, यदि यहां पे याद रखिएगा, अगर कॉम्प्रोमाइज का अमाउंट सेक्शन 125 के कंडीशन में आती है, अथॉरिटी के अंदर हो, प्रूडेंट हो, इंडेमनीफायर से ऑथराइज हो, तो वो भी क्लेम कर सकते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी क्लेम। ठीक है, ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए मद्रास हाईकोर्ट का एक रूलिंग है जिसमें कहा गया कि अगर कॉम्प्रोमाइज बोनाफाइड हो, बोनाफाइड का मतलब सच्चे इरादे से, सच्चे इरादे से हो और नॉन कॉल्यूसिव हो, तो एवन नोटिस के बिना भी वैलिड है। कॉम्प्रोमाइज ऐसे भी वैलिड है अगर सच्चे इरादे से हो और नॉन कॉल्यूसिव हो। ठीक है, तो एग्जाम के लिए 2-3 फैक्ट को याद रखिएगा कि जो इंडेमनीफायर की लायबिलिटी शुरू कब से होती है? जब एक्चुअल लॉस होती है तभी वो इंडेमनीफायर की लायबिलिटी शुरू होती है। दूसरी बात याद रखिएगा कि डिफेंस के लिए किए गए रीजनेबल खर्चे रिकवर किए जा सकते हैं। आपने मान लीजिए डिफेंस के लिए खर्चे किए हैं तो उसको रिकवर किया जाएगा। और तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कॉम्प्रोमाइज के बारे में कि कॉम्प्रोमाइज वैलिड होता है जब प्रूडेंट और ऑथराइज हो, नोटिस जरूरी नहीं है, मैंने बताया आपको। सवाल है एज पर द प्रीफर्ड जुडिशियल व्यू व्हाट डज द व्हेन डज द इंडेमनीफायर लायबिलिटी बिगिन? ऑन साइनिंग ऑफ इंडेमनिटी, ऑन राइजिंग ऑफ लायबिलिटी, व्हेन द एक्चुअल लॉस ऑकर, ऑन नोटिस टू इंडेमनीफायर। जब भी एक्चुअल लॉस होगा तभी लायबिलिटी शुरू होती है। तो याद रखिएगा डैमेज, लायबिलिटी आफ्टर एक्चुअल लॉस, कॉस्ट, रीजनेबली इनकर्ड एक्सपेंस। सेक्शन नंबर 125 बोलता है कि कॉम्प्रोमाइज सम को रिकवर करो। मद्रास हाईकोर्ट का केस है, इसमें कहा गया कि बोनाफाइड कॉम्प्रोमाइज वैलिड होता है। और इंडेमनिटी आपको लॉस के अगेंस्ट क्या प्रोवाइड करता है दोस्तों? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये सब चीज हमें ध्यान रखनी है। चलिए उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एक तरह की गारंटी की। मतलब इंडेमनिटी का असर तब आता है जब रियल में नुकसान हो, पहले नहीं आता। जो भी लॉजिकल और रीजनेबल खर्चे हैं वो भी आपको रिकवर किए जा सकते हैं। तो ये लीगल टॉपिक को समझिए शॉर्ट और शॉर्ट्स के साथ, क्योंकि एग्जाम में यही अल्ट्रा माइक्रो नोट्स आपके दिमाग में आने चाहिए। जब आप इसको 2-3 बार वीडियो देखेंगे ना, जब इस तरह के पीडीएफ को आप देखेंगे ना, तो एग्जाम में आपके दिमाग में रिकॉल करेगा, चाहिए तो हमने पढ़ा था और वही चीज तो यहाँ पूछा है।
ठीक है दोस्तों, सवाल इस तरह से आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इंडेमनिटी। तो आपको पता होना चाहिए ना इंडेमनिटी के बारे में क्या क्या पॉइंट है, कि डैमेज कब होगा, कॉस्ट क्या आता है, सेक्शन 125 क्या कहता है, मद्रास हाईकोर्ट का केस क्या है, इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, बस ये सब चीज ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करें हम लोग। दोस्तों कभी किसी दोस्त के लिए गारंटी दी है आपने, पर फिर सोचा होगा अब बस अब और नहीं, लीगल वर्ड में इसे ही तो बोलते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। आपने किसी दोस्त के लिए गारंटी दी हो और आपने सोचा होगा कि हो गया अब ज्यादा गारंटी नहीं, यही होता है लीगल वर्ड में, इसको बोलते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। तो देखिए क्या होता है कि कंटिन्यू गारंटी का मतलब होता है कि एक ऐसी गारंटी जो एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन कवर करती है। तो लिखा है ना सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब एक ट्रांजेक्शन नहीं, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन कवर करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए ने गारंटी दी है कि मिसेज ए मिस्टर बी के शॉप से 20,000 तक का माल ले सकते हैं। मिस्टर ए ने गारंटी दी है कि मिसेज ए जो है मिस्टर बी के शॉप से 20,000 तक का माल ले सकते हैं। जब तक मिस्टर ए रिवोक नहीं करता, यह गारंटी हर परचेज पे अप्लाई होता रहेगा। समझे, वही कहा गया है कंटिन्यू गारंटी का मतलब कि सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन है। मिस्टर ए ने गारंटी दी है कि मिसेज ए जो है मिस्टर बी के शॉप से, मिस्टर ए ने गारंटी दी है कि मिसेज ए यानी कि वाइफ जो है बी के शॉप से 20,000 तक का माल ले सकते हैं। तो जब तक मिस्टर ए रिवोक नहीं करेंगे तो ये गारंटी हर परचेज पे अप्लाई होगा। समझे, तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि श्योरिटी यानी मिस्टर ए कभी भी अपनी गारंटी को फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए नोटिस देकर रिवोक कर सकते हैं, यानी रिवोकिंग का राइट है मिस्टर ए को, क्योंकि वो श्योरिटी है, उन्होंने श्योरिटी गारंटी दी है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे रिवोकेशन के बाद के नए डेब्ट के लिए वो लायबल नहीं होगा। अब मान लीजिए रिवोकेशन के बाद उसकी वाइफ जो है वो और कुछ खरीद रही है, तो उनके लिए वो लायबल नहीं होंगे नोटिस के बाद। ठीक है, और जो पुराने ट्रांजेक्शन है उनपे अब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। समझे, वो ध्यान रखना है। लिमिटेशन पॉइंट की बात कर लें तो दोस्तों लिमिटेशन पीरियड हर नए आउटस्टैंडिंग बैलेंस के समय से स्टार्ट होता है जब तक अकाउंट सेटल नहीं होता और सिक्योरिटी ने रिफ्यूजल नहीं दिया। लिमिटेशन क्लॉक चलती रहती है। तो दोस्तों एग्जाम के लिए 2-3 फैक्ट को याद रखेंगे। कंटिन्यूइंग गारंटी मतलब कि सीरीज ऑफ ऑनगोइंग ट्रांजेक्शन होता है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन होता है। इसको दोस्तों रिवोकेबल किसी भी समय पे रिवोक कर सकते हैं फ्यूचर डीलिंग के लिए नोटिस के माध्यम से, और लिमिटेशन हर नए आउटस्टैंडिंग से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा गारंटी एक बार नहीं, जब तक रिवोक ना हो तब तक चलती है। बस एक नोटिस से आप फ्यूचर लायबिलिटी से फ्री हो जाते हैं। सवाल है कंटिन्यू गारंटी कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम इवन फॉर पास्ट ट्रांजेक्शन बाय नोटिस फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन ओनली बाय क्रेडिटर कंसेंट नेवर। तो दोस्तों सही जवाब है नोटिस से, आप नोटिस के माध्यम से फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए कंटिन्यू गारंटी को आप रिवोक कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा, सेक्शन नंबर 129 याद रखिए, ये कंटिन्यू गारंटी का सेक्शन है, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए होता है। सेक्शन 130 बोलता है रिवोकेशन बाय नोटिस, नोटिस देकर आप रिवोक कर सकते हैं। लिमिटेशन कब से स्टार्ट होता है, प्रत्येक बैलेंस से लिमिटेशन स्टार्ट होगा। एग्जांपल मैंने आपको मिस्टर ए और मिसेज ए का वाला केस बताया था। और फ्यूचर डेब्ट को हम लोग रिवोकेशन के बाद कवर नहीं करते। अब दोस्तों एक और कंसेप्ट है बैंक गारंटी का, आइए इसको भी सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए ऐसा है कि क्या आप जानते हैं कि जब बैंक किसी कस्टमर के बिहाफ में पेमेंट की गारंटी देता है उसे कहते हैं बैंक गारंटी। मतलब बैंक है वो क्या कर रहा है कि किसी कस्टमर के बिहाफ में पेमेंट की गारंटी दे रहा है, इसको बैंक गारंटी बोलते हैं। आइए समझते हैं इस पावरफुल कंसेप्ट को एकदम सिंपल वर्ड में। तो बैंक गारंटी पता है आपको, एक ट्राइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है ट्राइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, 3 पार्टीज होते हैं, प्रिंसिपल डेटर यानी एप्लीकेंट, क्रेडिटर यानी बेनिफिशियरी और बैंक यानी गारंटर। ये 3 पार्टिसिपेंट होते हैं हमारे बैंक गारंटी में। ठीक है, तो एप्लीकेंट जिसका काम, देखिए समझिए एप्लीकेंट कौन होता है, प्रिंसिपल डेटर कौन होता है, तो प्रिंसिपल डेटर जिसका काम या ऑब्लिगेशन है। बेनिफिशियल कौन होता है, जिसको पेमेंट मिलनी है, यानी क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है, जिसको पेमेंट मिलनी है। समझे, और तीसरा जो पार्टी है वो बैंक है, यानी कि जो प्रॉमिस करता है कि अगर एप्लीकेंट डिफॉल्ट करेगा तो बैंक पेमेंट करेगा। तो डेटर, क्रेडिटर और गारंटर। समझे, कॉन्ट्रैक्ट के नेचर की बात कर ले दोस्तों, तो दोस्तों ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, यहाँ पे दोस्तों यह गारंटी एक कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे देखिए लिखा गया, इन्होंने लिखा है यह एक कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि मेन एग्रीमेंट एप्लीकेंट और बेनिफिशियरी के बीच होता है और बैंक का गारंटी उस एग्रीमेंट का सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट है। मेन जो एग्रीमेंट होता है ना वो किसके बीच में होता है, बेनिफिशियरी और एप्लीकेंट के बीच होता है। ठीक है, एक तरफ हमारे बेनिफिशियरी रहते हैं और एक तरफ हमारे कौन रहते हैं, एप्लीकेंट होते हैं। मेन एग्रीमेंट बेनिफिशियरी और एप्लीकेंट के बीच में होता है और बैंक का गारंटी उस एग्रीमेंट का सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। बैंक के लिए यह एक ऑनरस कमिटमेंट है। यहाँ पे देखिए वर्ड इन्होंने यूज किया है ऑनरस कमिटमेंट। ठीक है, इसीलिए वो हमेशा प्रॉपर सिक्योरिटी और एप्लीकेंट के क्रेडेंशियल चेक करता है। कौन, बैंक। ये चेक करेगा सिक्योरिटी है कि नहीं है, ये सब चेक करेगा। कौन चेक करेगा, बैंक। इसको बोलते हैं ऑनरस कमिटमेंट। मतलब कि बैंक हमेशा प्रॉपर सिक्योरिटी और एप्लीकेंट के क्रेडेंशियल को चेक करता है।
दूसरी बात की बैंक की लायबिलिटी की बात करें तो बैंक की लायबिलिटी इंडिपेंडेंट होती है, समझे। यदि हम बैंक की लायबिलिटी की बात कर लें तो बैंक की लायबिलिटी इंडिपेंडेंट होती है। मतलब अगर एप्लीकेंट डिफॉल्ट करे तो बेनिफिशियरी को पैसा देना बैंक का लीगल ड्यूटी बन जाता है। इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट लायबिलिटी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि बैंक की लायबिलिटी कैसी है, इंडिपेंडेंट है, समझे। देखिए लिखा है बैंक की लायबिलिटी इंडिपेंडेंट है, मतलब ये हुआ कि अगर एप्लीकेंट मान लीजिए डिफॉल्ट कर गया तो बेनिफिशियरी को पैसा देना बैंक का लीगल ड्यूटी बन जाता है, समझे। तीन पार्टीज बताया आपको, एप्लीकेंट, बेनिफिशियरी और गारंटर, ठीक है। तो बैंक गारंटी एक ट्रस्ट टूल है। कस्टमर डिफॉल्ट करे तो भी बेनिफिशियरी सेफ रहता है क्योंकि बैंक खुद पेमेंट इंश्योर करता है। समझ में आया दोस्तों। तो ये सब अभी मैं आपको रिकॉल करा देता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये देख लीजिए। तो बैंक गारंटी में कौन गारंटर होता है? ऑब्वियसली बैंक होता है। तो हमने क्या बताया, पार्टीज तीन होते हैं, एक एप्लीकेंट होता है, एक बेनिफिशियरी होता है, तीसरा बैंक होता है। बैंक गारंटी डिफॉल्ट करने पर पेमेंट दिया जाएगा बैंक के द्वारा। ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, लीगल होता है। कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट जो है मेन कॉन्ट्रैक्ट का सेकेंडरी होता है। और सिक्योरिटी प्रूडेंट है, इससे पहले कि हम गारंटी इशू करें, ठीक है। तो ये सब पॉइंट को याद रखना है। पूछा जाएगा कि बैंक की लायबिलिटी कैसी होती है, स्वतंत्र लायबिलिटी होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर प्रोडक्ट बेनिफिट ऑनरस कमिटमेंट है, मतलब कि सिक्योरिटी लेगा ही लेगा, आप गारंटी तो ऐसे नहीं देगा ना, उसके लिए बैंक क्या करेगी, प्रॉपर सिक्योरिटी लेगी। तो ये सब बातों को हमें ध्यान रखनी है। ट्रायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेशन नंबर 4 है, इसको हम यही समाप्त करते हैं। यदि आपको इस तरह की पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है अपने एग्जामिनेशन में फास्ट रिवीजन के लिए तो व्हाट्सएप करें इस नंबर पे या हमारी कैप्सूल कोर्स में एनरोल हो जाए। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक अवेलेबल है कैप्सूल कोर्स का। मिलते हैं पार्ट 5 में और आगे के यूनिट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं। फ्री क्विजेस, फ्री आपको वीडियोस मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।